हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू उमंग ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज से छत्तीसगढ़ इतिहास की एक नई श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है जो आगामी आपके सीजीपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए और वनडे एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। आशा है इस श्रृंखला को भी बाकी श्रृंखलाओं की तरह आप सबका स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इतिहास होता क्या है। इतिहास की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो इतिहास किसे कहा जाएगा, उसको अगर समझें तो हमारे अतीत में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनका एक क्रमबद्ध अध्ययन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। ठीक है, हमारे अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। क्लियर है। सबसे पहले इतिहास में हम लोग इतिहास का परिचय देखने से पहले समझते हैं इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो इतिहास में बेसिकली आपको स्टार्टिंग में हम लोग जानेंगे जो प्राग ऐतिहासिक काल है, जिसमें जानेंगे आदि मानव के बारे में। ठीक है, आदि मानव क्या करेंगे, इसमें पाषाण काल जो होता है इससे हम लोग आगे जाएंगे, फिर ताम्रयुगीन आएगा, फिर लौह युगीन, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, फिर नगरीकरण आएगा जिसमें मौर्य साम्राज्य रहेगा, सातवाहन है, अलग अलग वंश हम लोग देखते जाएंगे। स्टार्ट करें अगर आदि मानव से, तो इसके लिए जो इवोल्यूशन थ्योरी आती है, मतलब विकास का जो क्रमिक विकास का जो सिद्धांत आता है, जो एक कोशिकीय जीव से लेके मानव कैसे बना, आदि मानव का निर्माण कैसे हुआ, इसके ऊपर भी बहुत सारे शोध आपको पता चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग उतने पास्ट में नहीं जाएंगे, हम लोग समझेंगे जो आदि मानव है, जो पूरा पाषाण काल होता है या पाषाण काल है। ठीक है, पूरा पाषाण काल अर्थात पेलियोलिथिक जो एज है, ठीक है, वहां से हम लोग इतिहास का क्रमबद्ध अध्ययन प्रारंभ करेंगे। ठीक, इसको समझने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं। एक बच्चों को कंफ्यूजन होता है ईसवी और ईसा पूर्व में। एक होता है ईसवी और दूसरा होता है ईसा पूर्व, या फिर अंग्रेजी में लिखा रहता है क्या, बीसी और एडी। ठीक है, बीसी और एडी क्या होता है, या फिर बीसीई और सीई क्या होता है, ये चीज कंफ्यूज करता है लोगों को। तो इसको समझते देखिए, जो इतिहास की तिथि का निर्धारण है ये डिसाइड किया गया ईसा मसीह के जन्म से। ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उसको माना गया रेफरेंस, वहां से जीरो मान के चला गया। ये जो रेफरेंस है ये किससे है, जीरो से है। ठीक है, जीरो से अगर जो पहले आया अर्थात ईसा मसीह के जन्म से जो पहले की घटना होगी उस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, ईसा पूर्व कहेंगे, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की घटना। और जो दूसरी घटना है जो ईसा मसीह के जन्म के बाद घटी है उन सब घटनाओं को कहेंगे ईसवी। ठीक है, जो ईसा मसीह के जन्म के बाद, ये हिंदी में हो गया। ईसा पूर्व किसको कहेंगे, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व को, और ईसवी किसको कहा जाएगा, ईसा मसीह के जन्म के बाद को। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लेते हैं, मान लो ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले की जो घटना होगी, 100 साल पहले को हम लोग क्या लिखेंगे, 100 ईसा पूर्व। अगर वही घटना 500 साल पहले कोई घटना घटी है तो ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले अगर जाते हैं तो वो कहलाएगा 500 ईसा पूर्व। इस प्रकार से ईसा पूर्व का कॉन्सेप्ट काम करता है। बात करें अगर ईस्वी की, जैसे अभी हम लोग बात करें, हमारा जो वर्तमान सन है वो क्या है, 2024। 2024 ईस्वी है ये, ना कि ईसा पूर्व, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के 2024 साल हो चुके हैं उस बात को। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म के 100 साल बाद क्या होगा, ईस्वी, 100 ईस्वी। अगर 500 साल बाद लें तो 500 ईस्वी। अगर 2023 साल बाद लें तो 2023 ईस्वी। इस प्रकार से होगा। ठीक है, अंग्रेजी में देखिए ईसा पूर्व को कहा जाता है बीसी, अर्थात बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले। और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद है या ईस्वी है, इसको कहा जाता है एडी, अर्थात एनो डोमिनी। क्लियर है। ये जो बीसी है, कई आपके जो इतिहासकार हैं बीसी और एडी को यूज नहीं करते। बीसी अर्थात उनका कहना है कि हम लोग टाइम को ईसा मसीह से एक फ्रेम करें। हम लोग एक काम करते हैं, एक ऐसा चीज बनाते हैं जिसमें किसी पर्टिकुलर धर्म का या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के कारण काल निर्धारण ना हो। उसके बाद दूसरा लॉजिक लाया गया, वो था आपका बीसीई और सीई। जो बीसीई होता है अर्थात बिफोर कॉमन एरा कहा जाता है, मतलब जो अभी एरा चल रहे इस एरा से पहले। और एक आता है आपका सी, जिसको कहा जाता है कॉमन एरा, मतलब अभी का जो एरा चल रहा है। तो हमारा अभी के एरा से पहले का एरा या पहले का जो काल रहेगा वो कहलाएगा बीसी, अर्थात बिफोर कॉमन एरा, और सी कहलाएगा कॉमन एरा। ठीक है, जो अभी हम लोग चल रहे हैं जिसमें। इस प्रकार से इतिहास की तिथियां निर्धारित होती हैं। तो मेरे ख्याल से आप सबको ये पता चल गया होगा कि ईस्वी, ईसा पूर्व, बीसी, एडी, बीसी और सी ये सब क्या होते हैं, कहाँ यूज किए जाते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इतिहास के मुख्य सब्जेक्ट के बारे में। इतिहास की हम लोग को जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, इतिहास शब्द कहाँ से आया। तो याद रखिएगा, जो इतिहास है इसको अंग्रेजी में कहा जाता है हिस्ट्री, और हिस्ट्री जो है यूनानी शब्द या ग्रीक वर्ड हिस्टोरिका से आया हुआ है। ये हिस्टोरिका शब्द किसने दिया,
तो हिस्टोरिका शब्द देने का श्रेय जाता है जो यूनान के एक महान आपके लेखक, उनका नाम था क्या, हेरोडोट्स। हेरोडोट्स ने एक पुस्तक लिखी थी, उस उनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका, और इसी पुस्तक को बाद में अपभ्रंश बन के बना वो क्या, हिस्ट्री। तो इतिहास में अगर आपको पूछा जाए इतिहास के पहले इतिहासकार कौन है, तो वो है हेरोडोट्स। इसलिए इनको इतिहास का पिता या फिर फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ये आपके हेरोडोट्स की तस्वीर है, ठीक है। तो हेरोडोट्स ने एक पुस्तक लिखी थी यूनानी भाषा में, यूनानी शब्द में, उसका नाम था, पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। और ये जो पुस्तक है ये क्या करती थी, तो हेरोडोट्स वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोचा कि हम क्या करें, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो हमारे अतीत में हो चुकी हैं उनका हम लोग एक क्रमबद्ध क्या करते हैं, संकलन करते हैं, उनको लिखते हुए चलते हैं। और वहीं से कॉन्सेप्ट आया इतिहास का या फिर हिस्ट्री का, ठीक है। तो हिस्ट्री क्या होता है, अगर इसका डेफिनेशन देखें, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में सबसे पहला चीज आता है हिस्ट्री क्या होता है। तो हिस्ट्री का डेफिनेशन याद रखिएगा, हर जगह यही होगा, हमारे अतीत में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ का इतिहास भारत के इतिहास से प्रभावित रहेगा, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ कहाँ है, भारत में है। तो जो घटनाएं भारत में हो रही हैं उसका प्रभाव या वैसी ही घटनाएं कहां दिखाई देंगी, छत्तीसगढ़ में भी देखेंगी, ठीक है। छत्तीसगढ़ का इतिहास भारत के इतिहास से प्रभावित रहा है, जो मानव सभ्यता के प्रारंभिक विकास से लेकर आधुनिक काल तक के लंबे इतिहास का क्या रहा है, साक्षी रहा है। अब अगर बात करें छत्तीसगढ़ के इतिहास को किस प्रकार से हम लोग अध्ययन करें, तो देखिए आपके इतिहास को पढ़ने के लिए अलग अलग काल विभाजन किया गया है, लेकिन हम लोग इसको लिपि के आधार पर विभाजित करके पढ़ेंगे। और लिपि के आधार पर हमारा जो काल है वो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। लिपि के विकास के आधार पर प्रदेश के इतिहास को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में। पहला भाग कौन सा है, तो उसको कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, या प्राक ऐतिहासिक भी कहा जाता है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल, ठीक है। ये तीनों कैसे होते हैं, क्या काल होते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अगर बात करें इन तीनों का प्रकार का, जो प्राग ऐतिहासिक काल है, याद रखिएगा प्राग ऐतिहासिक काल में 4 अलग अलग आपको काल मिलेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल को प्राक ऐतिहासिक भी कहा जाता है, याद रखिएगा प्राक ऐतिहासिक, ये नाम भी आपको देखने को मिलेगा। प्राक ऐतिहासिक भी लिखा तो वो प्रागैतिहासिक है, क्योंकि क, आधा क और ए मिलकर क्या बन जाते हैं, गाय बन जाता है, इस प्रकार से। इसके अलावा इसको ही क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसको पाषाण काल भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को ही क्या काल कहा जाता है, पाषाण काल। इसके अलावा प्रागैतिहासिक काल को ही प्रस्तर युग भी कहा जाता है। प्रस्तर मतलब पत्थर होता है, तो पत्थरों के युग के कारण इसको प्रस्तर युग भी कहते हैं। तो बहुत सारे आपको नाम मिल गए। अब जो प्रागैतिहासिक काल है इसको 4 भागों में हम लोग बांटते हैं मुख्य रूप से। पहला होता है क्या, पूरा पाषाण काल, पेलियोलिथिक एज। दूसरा होता है मध्य पाषाण काल, जिसको मिजोलिथिक एज कहा जाता है। तीसरा होता है उत्तर पाषाण काल, और चौथा होता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल को नियोलिथिक एज कहा जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें उत्तर पाषाण काल नाम का कोई काल नहीं आता, उसमें आप पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। ये उत्तर पाषाण काल का काल जो है वो छत्तीसगढ़ में आपका प्रदर्शित होता है। इसके अलावा इसमें एक चीज और आती है जो महापाषाण काल है, ठीक है। महापाषाण काल में वो पूरा पाषाण का ही हिस्सा माना जाता है, ठीक है, तो उसको अलग से अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें आद्य ऐतिहासिक काल की, तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होगा, लिपि के आधार पर मैं आपको पहले ही बताया 3 भागों में बांटे हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिपि नहीं होगी, इसमें क्या होगा, लिपि नहीं होगा। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि तो होगी, लेकिन इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, अपठनीय है, ठीक है, अपठनीय लिपि यहां रहेगी। तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या आता है, तो याद रखिएगा जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, ये आद्य ऐतिहासिक काल में इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल किसके कौन सा काल होगा, तो ऐसा काल जिसमें लिपि होगी और लिपि को पढ़ा भी जा सकता है, वो पठनीय लिपि होगी, मतलब जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 3 काल हो गया। ऐतिहासिक काल को याद रखिएगा जहां से हमको लिपि भी मिलता है, लिपि को पढ़ा भी जाता है, तो इसको 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है प्राचीन इतिहास, दूसरा होता है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा मिलता है आपको आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में क्या क्या आएंगे, तो याद रखिएगा जो वैदिक काल होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके महाकाव्य काल जैसे कि रामायण काल और महाभारत काल। महाकाव्य काल के अलावा महाजनपद काल, ठीक है, जो 16 महाजनपद थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद आते हैं मौर्य वंश, जो राष्ट्रीय राजवंश हम लोग देख रहे हैं, मौर्य वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश,
इसके अलावा मेघ वंश, वाकाटक वंश और गुप्त वंश। ये सब वंश क्या है, भारत के राष्ट्रीय राजवंश है, मतलब ये सब भारत में भी आपको दिखेंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में कुछ हम लोग क्षेत्रीय राजवंश भी देखेंगे। कैसे राजवंश? क्षेत्रीय, जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ही विशेषकर क्या रहेंगे, आपके विद्यमान रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश में कौन कौन से राजवंशों को पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे राजर्षि तुल्य वंश, इसके अलावा पर्वतद्वारक वंश, नल वंश, सरबपुरी वंश, पांडु वंश और बाण वंश। लास्ट में विक्रमादित्य जो बाणवंशीय शासक रहेंगे, उनको आपके कौन शासक? कलचुरी शासक हराएंगे। और वहां से नींव पड़ती है आपके मध्यकालीन इतिहास की। मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले देखेंगे कलचुरी, और इस कलचुरी में दो अलग अलग शाखाओं का अध्ययन करेंगे, रतनपुर के कलचुरी और रायपुर के कलचुरी। इसके बाद नागवंश में दो नागवंश देखेंगे, एक है फड़ी नागवंश और दूसरा है छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंशीय शासक को हराने के बाद बस्तर वाले क्षेत्र में आपके काकतीय वंश का शासन आता है, तो वो भी मध्यकालीन का हिस्सा है। याद रखिएगा, काकतीय वंश एक ऐसा वंश है जो आपको मध्यकालीन में भी दिखेगा एज वेल एज आधुनिक भारत में भी दिखेगा। ये आजादी तक ये काकतीय वंश विद्यमान रहता है, ठीक है। तो ये इनको दोनों में पढ़ा जाता है, काकतीय वंश को, मध्यकालीन इतिहास में भी और आधुनिक इतिहास में। अब बात करें अगर आधुनिक इतिहास की, तो कलचुरी वाले शासकों को हराकर राजा बनते हैं आपके कौन? मराठा वंश के शासक, मराठे। मराठों को फिर किसके अधीन आना पड़ता है? ब्रिटिशों के अधीन आना पड़ता है, तो ब्रिटिश शासन का अध्ययन करेंगे। और ब्रिटिशों के शासन से परेशान होकर जो यहाँ के लोग स्वतंत्रता आंदोलन करते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। और लास्ट में हमारा जो स्वतंत्रता प्राप्ति होता है, वहां तक इतिहास का अध्ययन किया जाता है। आशा है हम लोग पूरे इस सेशन में क्या चीजें हम लोग अध्ययन करेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास में, वो आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास का जो काल विभाजन है उसके ऊपर, ठीक है। छत्तीसगढ़ के इतिहास को देखिए बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि पहले हम लोग देखिए प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है? तो ऐसा काल जिसमें लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, कोई भी लिपि का साक्ष्य नहीं मिलता, कोई लेखन का विकास नहीं मिलता, इसलिए वो काल क्या कहलाया? प्राग ऐतिहासिक, ठीक है, प्री हिस्ट्री जिसको अंग्रेजी में कहा जाए। प्रागैतिहासिक काल में आपको 2 काल मिलते हैं, एक काल कहा जाता है पाषाण काल या प्रस्तर युग, और दूसरा होता है आपका कौन सा? ताम्र पाषाण काल, जिसमें आपके क्या मिलते हैं? तांबे के भी अस्त्र मिलते हैं, ठीक है। तांबा और पाषाण का दोनों का मिक्सचर रहता है, वो काल कहलाता है ताम्र पाषाण काल, ठीक है। जो पाषाण काल है उसमें आपको क्या मिलेंगे? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसके अलावा उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। बात करें अगर आद्य ऐतिहासिक काल की, तो आद्य ऐतिहासिक काल में याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता आती है या हड़प्पा सभ्यता आती है, और ये जो सभ्यता है वो उसके साक्ष्य छत्तीसगढ़ में प्राप्त नहीं होते। तो आद्य ऐतिहासिक काल का कोई भी साक्ष्य छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं होता। आद्य ऐतिहासिक काल में याद रखिएगा लेखन कला का विकास हुआ था, परंतु वो लेखन क्या है? आज भी अपठनीय है। इसमें एक चीज पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा क्या थी, तो याद रखिएगा ये इसकी जो लिपि थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है। भले ही छत्तीसगढ़ में नहीं प्राप्त होता है, लेकिन इसकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। अगर बात करें ऐतिहासिक काल की, तो ऐतिहासिक काल का जो भी लिपि है वो लिखने योग्य है, पढ़ने योग्य है, पठनीय लेखन कला का विकास हो चुका था, और इसके कारण इसको 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। क्लियर है? आपका देखिए यहां एक चीज समझिएगा, जो आदि मानव है, आदि मानव जब निवास करते थे, उनके पास ऐसा क्या चीज था जो हम लोग, जिसके बारे में हमको साक्ष्य मिलेगा, क्या चीज पढ़ेंगे? तो देखिए आदि मानव कुल नहीं, कुछ कुछ मिलाकर आपके क्या थे? जानवरों की भांति जीवन यापन करते थे। किसके प्रकार से? जानवरों के प्रकार से। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब एक जानवर को क्या चाहिए? उसको चाहिए रहने के लिए आवास, ठीक है, उसको चाहिए अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन, ठीक है। ये 2 चीजें उसको बेसिक आवश्यकता है। इंसान की भी आप देखेंगे तो 3 ही होता है, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। कपड़े की आवश्यकता उस समय नहीं थी। आज जो आवास से तात्पर्य है मकान का, और भोजन, रोटी से तात्पर्य भोजन, ठीक है। मकान, उस समय मकान जो थे वो आवास होते थे, तो उन लोगों को उस समय मकान बनाना नहीं आता था। वो क्या करते थे? जो पर्वतों की गुफाएं होती हैं वहां जाकर वो निवास करते थे। तो उनके आवास का साक्ष्य कहां मिलेगा? आपको मिलेगा गुफाओं में, ठीक है। आवास क्या मिल गया उनका? गुफा में। अब गुफा में जब वो शिकार करके आते थे, अपना आराम करते रहते थे, तो दिन भर वो आराम तो नहीं करते थे, ना ही दिन भर शिकार करते थे। खाली समय में वो क्या करते थे? जब वो खाली बैठे रहते थे, तो जो पास में पत्थर मिला, कोई झाड़ी मिली, उससे दीवारों पर चित्र बनाया करते थे, और उसको कहा जाता था शैल चित्र या केव आर्ट या रॉक आर्ट, ठीक है। उस पर दीवारों पर क्या करते थे? चित्र अंकित कर देते थे, ठीक है। तो एक पता चल गया कहां रहेंगे? गुफाओं में। क्या बनाएंगे?
सेल चित्र, गुफाओं में चित्र बनाएंगे, पेंटिंग करेंगे, रॉक पेंटिंग, केव पेंटिंग। ठीक है, बात करें अगर भोजन की, तो देखिए वो भोजन के लिए क्या करते थे, उनका मुख्य कार्य क्या था, शिकार करना। अब शिकार किससे करेंगे, तो पास में एक लकड़ी मिली है, लकड़ी पकड़ के जानवर को मारे, पता चला उससे नहीं मर रहा है, पास में बड़ा पत्थर दिखा, पत्थर को पकड़े और पत्थर से जानवर को मारना चालू किए, जानवर मर गया, उनसे पता चला कि इससे मारने से जानवर मर जाता है। तो शिकार के कारण उनका क्या पता चला, औजार का पता चला कि ये औजार है हमारा। ठीक है, तो औजार के रूप में किसका यूज करेंगे, पत्थर का यूज करेंगे, पाषाण का यूज करेंगे, और यहीं से पाषाणकालीन औजार का साक्ष्य भी मिलेगा। ठीक है, तो हमको पहला साक्ष्य क्या मिलेगा, एक तो गुफा मिलेगी जो उनका आवास रहेगा। भोजन के लिए साक्ष्य क्या मिलेगा, भोजन के लिए जो वो औजार यूज करते थे, चाहे वो माइक्रोलिथ हो या बड़े औजार हो, ठीक है, वो फलकदार हो, चिकने हो, अलग अलग काल पे अलग अलग औजार प्राप्त हुए हैं, उनके साक्ष्य मिले हैं। तो ये सब क्या करते थे, ये दिखलाते हैं कि आदि मानव का एक आवास हुआ करता था, आदि मानव भोजन के लिए हथियार के रूप में इसका यूज किया करता था। गुफाएं हैं जो वो पाषाणकालीन आवास के साक्ष्य भी प्रदान करती हैं। ठीक है, देखिए इसमें अब काल विभाजन को अगर हम लोग समझें, जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें पूरा पाषाण काल का समय काल क्या था, तो इसका समय था 10 लाख से लेके 10,000 ईसा पूर्व, जैसा कि मैं आपको पहले बताया 10 लाख टू 10,000 BC ईसा पूर्व था ये। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट था। इनका जीवन निर्वाह किस पर होता था पूरा पाषाण काल में, तो याद रखिएगा शिकार पर आधारित होता था। और पूरा पाषाण काल भी 3 अलग अलग काल में आते हैं ना, मध्य पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल, इस प्रकार से अलग अलग आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए इसमें इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं पूरा पाषाण काल के, तो इसके साक्ष्य मिलते हैं सिंघनपुर और महानदी घाटी, अभी स्थल का नाम है, यहां से हमको साक्ष्य मिले हैं पूरा पाषाण काल के, चाहे वो गुफा की हो, चाहे औजार के हो, चाहे शैल चित्र के हो, 3 ही साक्ष्य मिलेंगे आपको, याद रखिएगा। इसमें कोई लिखित रूप तो मिलता नहीं है, ना ही लिपि का विकास हुआ था, तो हमको साक्ष्य में इतिहास को समझना पड़ेगा। पूरा पाषाण काल के बाद जब मध्य पाषाण काल की बात करें, तो इसका समय था 10,000 से लेके 7,000 ईसा पूर्व, 10,000 टू 7,000 BC। ठीक है, इस समय याद रखिएगा पूरा पाषाण काल में जो व्यक्ति शिकार पर आश्रित था, वो व्यक्ति अब पशुपालन करना सीख चुका है। और पहला पशु क्या था, तो याद रखिएगा पहला पशु आपका पालतू पशु था कुत्ता, कुत्ता को पाला गया था सबसे पहली बार। ठीक है, अब मध्य पाषाण काल के साक्ष्य छत्तीसगढ़ से कहां मिले हैं, तो याद रखिएगा कबरा पहाड़, ये रायगढ़ जिले में है, कबरा पहाड़ से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब उसके बाद 7,000 से लेके 3,000 ईसा पूर्व के बीच आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल के समय जो मानव शिकार और पशुपालन से आगे बढ़कर कृषि कार्य को करना सीख चुका था, वो जीवन निर्वाह करने के लिए कृषि पर आधारित होता था। ठीक है, अब नव पाषाण काल के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो याद रखिएगा बालोद में एक जगह है अर्जुनी, रायगढ़ में एक जगह है टेरम, चितवा डोंगरी याद रखिएगा ये भी बालोद में है, और बोनटिला राजनांदगांव में। तो ये 4 जगह हैं, अर्जुनी, टेरम, चितवा डोंगरी और बोनटिला, ये नव पाषाण काल के आपके साक्ष्य हैं जो छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं। क्लियर है। अब इस समय आदमी का प्रवृत्ति कैसा था उसको अगर हम लोग समझें, तो देखिए जो पूरा पाषाण है, पूरा पाषाण काल को हम लोग बांटे थे निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल का समय काल क्या है, तो 10 लाख से कितना तक, 1 लाख ईसा पूर्व तक, 10 लाख से 1 लाख तक निम्न पूरा पाषाण काल। और इस समय मानव की नियंत्रण प्रजाति पाई जाती थी। प्रजातियां कैसी होती हैं मैं आगे स्लाइड्स में बताऊंगा। मानव की कौन सी प्रजाति, नियंत्रण प्रजाति, जो शिकार द्वारा क्या करती थी, मांस का भक्षण करती थी। और संस्कृति कैसी थी, जनजातीय आधार से, अर्थात कबीलों में रहते थे, 20 से 30 का एक परिवार रहता था जो झुंड बनाकर रहता था। ठीक है, उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल में याद रखिएगा 1 लाख से लेकर 40,000 ईसा पूर्व के बीच में। और इस समय मानव की जो प्रजाति है वो चेंज हो चुकी थी। ठीक है, ये 10 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व, मतलब इसका समय अगर देखा जाए तो 9 लाख साल था आपका क्या, निम्न पूरा पाषाण काल। इसको देखिए तो मध्य पूरा पाषाण काल 60,000 साल था, 60,000 साल से मध्य पूरा पाषाण काल था। इसमें याद रखिएगा कौन सी प्रजाति मिलती है आपको, तो होमो इरेक्टस प्रजाति पाई जाती थी। कौन सी प्रजाति, होमो इरेक्टस, पहले होमो निएंडरथल, उसके बाद होमो इरेक्टस। यहां भी शिकार किया जाता था, यहां भी जनजातीय आधार पर, लेकिन इसमें परिवार का आकार बढ़ चुका था, 30 से 35 लोग रहते थे, 35 से 40 हो चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल का क्या है, तो 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व, मतलब ये 30,000 साल का था आपका उच्च पूरा पाषाण काल। ये तीनों पूरा पाषाण काल के ही प्रकार हैं। ठीक है, और याद रखिएगा पूरा पाषाण काल के ही अंतिम चरण उच्च पूरा पाषाण काल में जो हमारी आधुनिक मानव की प्रजाति जिसको कहा जाता है होमो सेपियंस, ये वाली प्रजाति का क्या हो चुका था, उद्भव हो चुका था। ये भी शिकार के द्वारा मांस भक्षण करते थे, लेकिन होमो सेपियन वह पहला व्यक्ति है जिसके माध्यम से
आग का आविष्कार किया गया। तो आग का आविष्कार कब हुआ है कहने से उच्च पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ है। ठीक है, अब इंसान आग खोज चुका है। इसमें प्रजातियां जो है वो कैसे दिखती थी, नियंत्रस्थल प्रजाति कुछ इस प्रकार से दिखती थी, चिंपांजी टाइप। ठीक है, होमो इरेक्टस थोड़ा उससे अपग्रेडेड वर्जन था चिंपांजी और इंसान के बीच का। ठीक है, अब उसके बाद होमो सेपियंस जो है ये मुख्य प्रजाति है, जो अभी की प्रजाति है हमारी, वो होमो सेपियंस प्रजाति से आते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब ह्यूमन इवोल्यूशन को समझते हैं। देखिए, जब इवोल्यूशन हुआ तो आपको पता होगा जो विकास का चरण था सबसे पहले एक कोशिकीय जीव से चालू हुआ था। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे जो ये एक कोशिकीय जीव हैं इनका क्या होते चला गया, विकास होते चला गया। ठीक है, एनिमैलिया कहा जाता है, फिर कोरडेटा, फिर ट्रेट्रापोडा, इसके अलावा आपके ममालिया या फिर प्रीमेट्स। ठीक, इसके बाद आते हैं आपके होमोनाइड और उसके बाद आते हैं जीनियस होमो। इसमें देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो वाली जो प्रजाति है इसको कहा जाता है होमो इरेक्टस, इसके बाद होमो नियंत्रस्थल, उसके बाद आता है होमो सैपियंस। तो इस प्रकार से जो होमो जीनियस होमो वाली प्रजाति है ये प्रजाति आधुनिक मानव की ओर बढ़ती है और ये आज का आधुनिक मानव बन के तैयार हुआ है। तो इस प्रकार से क्या हुआ था, विकास का चरण आपका काम करता है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव से लेकर आपके पूरे मानव प्रजाति बनने का जो चरण है उसको कहा जाता है इवोल्यूशन। ठीक है, विकास का जो चरण है। तो इंसान ऐसा नहीं कि एक दिन में इंसान बन गया, धीरे 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 धीरे। कहा भी जाता है कि हमारे पूर्वज क्या थे, बंदर थे। तो ये वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब समझते हैं हमारे काल विभाजन का। सबसे पहले बात करें अगर प्राग ऐतिहासिक काल की, प्राग ऐतिहासिक काल को कहा जाता है प्री हिस्ट्री या फिर प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, प्री हिस्ट्री मतलब इतिहास से पहले का जो समय होता है वो कहलाता है प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसका काल निर्धारण अगर करें तो ये बेसिकली आपका होता है 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर कितना 2500 अर्थात 2500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, देखिए प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। क्योंकि यहां लिपि का विकास नहीं होता इसलिए लिखित स्रोत नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हमको क्या स्रोत मिलेगा, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, इस समय के इतिहास की जानकारी लिखित रूप में प्राप्त नहीं होती। प्रागैतिहासिक काल को ही याद रखिएगा, कौन सा युग कहते हैं, प्रस्तर युग। प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर, तो पत्थरों का युग या फिर पाषाण युग भी कहा जाता है। ठीक है, पाषाण काल या पाषाण युग या प्रस्तर युग, किसको कहेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल को। प्राग ऐतिहासिक का अर्थ होता है इतिहास से पूर्व का युग। ये चीज क्लियर है। प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग जो विभाजन किए थे अगर आप लोग उसको देखें तो 4 भागों में पहले ही बांट चुके थे। कौन कौन सा था, एक था आपका पूरा पाषाण काल, ठीक है, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा उत्तर पाषाण काल और चौथा नवपाषाण काल। इसका कालक्रम भी हम लोग अभी देख चुके हैं। पूरा पाषाण काल में 3 पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटे थे। उसके बाद मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल। चलिए पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल में, उच्च पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो चुकी थी। पूरा पाषाण काल के 3 चरण माने जाते हैं। इसमें लास्ट वाले चरण में किसकी खोज हो चुकी है, आग की खोज हो चुकी है। यहाँ जो इंसान है, यहाँ का जो मानव है वो बड़े बड़े पत्थरों के औजार प्रयोग करता था। बड़े पत्थरों के औजार थे, इस समय पत्थर के औजार थे, लेकिन वो कैसे थे, आकार आकृति में बड़े थे। ये गुफाओं में रहना प्रारंभ कर चुका था और शैल चित्र बनाना भी प्रारंभ कर चुका था। याद रखिएगा पूरा पाषाण काल से ही शैल चित्र आदमी बनाना प्रारंभ कर चुका था। जो हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि औजार रहेगा जिससे वो शिकार करेगा, गुफा रहेगी जिसमें वो क्या करेगा, शैल चित्र बनाएगा। तो ये सारी चीजें आपके पूरा पाषाण काल के केंद्रों से या जहां जहां जो स्थल प्राप्त हुए वहां से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, समय की अगर बात करें तो याद रखिएगा 10 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच होगा। जीवन निर्वाह का मुख्य आधार क्या होता था, तो शिकार पर आधारित होता था। इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो सिंघनपुर से मिले हैं और महानदी घाटी से। दोनों ही आपके किस जिले में है, तो याद रखिएगा मैप में आप देख पा रहे होंगे ये रायगढ़ जिले में है, महानदी घाटी और सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, यहां से मुख्य साक्ष्य क्या है, तो पत्थरों से निर्मित औजार जो है ये एक केंद्र बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इनके गुफा भी मिलेंगे, औजार भी मिलेंगे और बाकी साक्ष्य भी आपको मिलेंगे इन जगहों से। ठीक है, पूरा पाषाण काल के बाद अगला हम लोग देखें अगर तो देखिए इसमें स्थल में पहला सिंघनपुर की गुफा, दूसरा है महानदी घाटी। इसके अलावा पूरा पाषाण काल से आपको मिलता है बोतलदा की गुफा। याद रखिएगा बोतलदा की गुफा कौन सी गुफा है, तो ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा की श्रेणी में आती है। कौन सी गुफा, सबसे लंबी गुफा। ठीक है, बोतलदा की गुफा क्या है, सबसे लंबी गुफा है। अगर वहीं हम लोग बात करें सिंघनपुर की गुफा, तो सिंघनपुर की गुफा सबसे प्राचीन गुफा है।
इससे प्राचीन गुफा छत्तीसगढ़ में प्राप्त नहीं हुआ है, याद रखिए, जहां आदि मानव निवास करते। तो सबसे प्राचीनतम गुफा कहाँ है? सिंघनपुर की गुफा। इसके अलावा और जगह है आपके बसनाझर, छापामारा, भंवरखोल और सोनबरसा, ये जो जगह मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा गिधा, ये सारे जगह किस जिले में स्थित हैं? तो याद रखिएगा रायगढ़ जिले में स्थित हैं और पूरा पाषाण काल के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं, पूरा पाषाण कालीन स्थल हैं। कौन कौन से? सिंघनपुर की गुफा, महानदी घाटी, बोतलदा, बसनाझर, छापामारा, भंवरखोल, सोनबरसा और गीधा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? तो इस समय के में आपके बड़े औजार मिलेंगे। ठीक है, पूरा पाषाण काल के बाद अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। याद रखिएगा मध्य पाषाण काल में जो इंसान है, जो ये चीजें कर चुका था, वो तो उनके पास रहेंगी। आग की खोज हो चुकी है तो आग रहेगा। इसके अलावा इंसान ने क्या सीखा? तो याद रखिएगा इंसान ने मछली पकड़ना सीख चुका था। ठीक है, इंसान क्या करता था? मछली पकड़ना सीख चुका था। इसके साक्ष्य मिलते हैं कबरा पहाड़ से। मछली की जो हड्डियां हैं, उसके अवशेष हैं, वो प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इस समय के काल में माइक्रोलिथ औजारों का प्रयोग प्रारंभ हो गया। माइक्रोलिथ औजार क्या होते हैं? तो ये पत्थर के ही औजार होते हैं, लेकिन आकार में छोटे। पूरा पाषाण काल में जो औजार थे वो आकृति में बड़े थे, लेकिन मध्य पाषाण काल के जो औजार हैं वो आकृति में छोटे हैं। इस समय का जो मानव है वो याद रखिएगा गुफाओं से बाहर निकलकर अपने लिए छोटी छोटी झोपड़ियां बनाना प्रारंभ कर चुका था, लेकिन ये 12 मासी झोपड़ियां नहीं हुआ करती थी। याद रखिएगा ये जो झोपड़ी हुआ करती थी ये आपके सूखे के समय में काम आती थी, फिर बरसात होती थी तो फिर अपने ये पूर्व स्थान अर्थात गुफाओं में चले जाते थे। तो ये वाटरप्रूफ शेल्टर नहीं बनाते थे, ये सिर्फ बाकी दिनों के लिए शेल्टर बनाते थे। ठीक है, इनका जीवन निर्वाह क्या हुआ था? तो याद रखिएगा इस समय मध्य पाषाण काल तक ये लोग पशुपालन करना सीख चुके थे और इनका जो पहला पशु था, पालतू पशु, वो रहता था कुत्ता। ठीक है, अब पशुपालन का लॉजिक इनके दिमाग में कैसे आया उसको भी मैं आपको पहले समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। पशुपालन के लिए देखिए इनको क्या करना पड़ता था। मान के चलिए इन्होंने शिकार करना प्रारंभ किया। पहले शिकार करना गया किसका? हिरण का। अब समस्या यह थी कि हिरण को आज शिकार करके लाए, आज ही खाना पड़ता था, 1 दिन 2 दिन तक वो चलता था, फिर धीरे से डिकम्पोज होना प्रारंभ हो जाता था। ठीक है, तो ये लोग अग्रिम अपने घर में क्या नहीं रख सकते थे? भोजन नहीं रख सकते थे, क्योंकि अगर हिरण मार के लाते हैं तो वो 2 दिन बाद सड़ना प्रारंभ हो जाएगा। इससे अच्छा क्या करते हैं हम लोग? जानवरों को जीवित लेके आते हैं। ठीक है, जीवित लाते थे और वो जीवित जानवर को खिलाते भी थे, लेकिन जब उनको भूख लगता था उसके बाद क्या करते थे? उसी जानवर को मारकर वो खा जाते थे। इस प्रकार से उनका पशुपालन का लॉजिक काम किया था। ठीक है, पशुपालन वो कुल मिलाकर खाद्य का संग्रहण कर रहे थे और वहीं से लॉजिक आया पशुपालन। ठीक है, उन लोगों को रख लेते थे। जैसे आज भी देखते हैं आप लोग, कई लोगों के घर में मुर्गी का पालन किया जाता है। इसका मतलब क्या? वो मुर्गी उनका कुछ उपयोग है? नहीं, उसको या तो खाने के लिए या बेचने के लिए रखा जाता है। सेम चीज उस समय बेचना या बार्टर सिस्टम नहीं था, वस्तु विनिमय प्रथा नहीं थी। उस समय सिर्फ वो स्वयं के उपभोग के लिए उस पशु का पालन करते थे और वहीं से जीवन निर्वाह में ये लोग पशुपालन में आ गए। ठीक है, इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो याद रखिएगा कबरा पहाड़ रायगढ़ जिले में स्थित है और यहां से मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इस समय के मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या है? तो माइक्रोलिथ है। माइक्रोलिथ पत्थरों के औजार होते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। मध्य पाषाण काल के बाद इसके जो स्थल है उसको देखें तो मध्य पाषाणकालीन स्थल 2 जगह मिलते हैं आपको, एक रायगढ़ जिले में और दूसरा बस्तर जिले में। रायगढ़ जिले का कबरा पहाड़ मुख्य केंद्र है। ठीक है, कबरा पहाड़ का नाम कबरा पहाड़ क्यों पड़ा? बोलने से इसका जो रंग है वो चितकबरा होने के कारण इसको छत्तीसगढ़ी में कबरा पहाड़ कह दिया जाता है। वास्तव में इस पर्वत का नाम है गजमार पहाड़। ठीक है, गजमार पहाड़ पर्वत का मुख्य नाम है, लेकिन इसका रंग रूप जो है वो कबरा दिखता है, चितकबरा, उसके कारण इसका नाम ही पड़ गया क्या? कबरा पहाड़। याद रहेगा। इसके अलावा बस्तर क्षेत्र में अगर हम लोग चले मध्य पाषाणकालीन स्थल तो सबसे पहला नाम मिलता है आपको कालीपुर। इसके अलावा खड़ाक घाट, गढ़चंदेला, गढ़ घोघरा, राजपुर, ठीक है, घाट लोहांग और भातेवाड़ा, ये सारे जो स्थल हैं ये याद रखिएगा आपके मध्य पाषाण काल के स्थल हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग उत्तर पाषाण काल की। उत्तर पाषाण काल में याद रखिएगा जो आपके मध्य पाषाणकालीन और पूरा पाषाणकालीन चीजें तो रहेंगी, इसमें एक नया जो चीज का खोज होगा वो होगा पहला चीज तो पहिए की खोज। ठीक है, पहिए की खोज कब हुई? तो याद रखिएगा उत्तर पाषाण काल में पहिए की खोज हो चुकी है। ठीक है, इंसान जो है वो बस्तियां बनाकर रहना प्रारंभ कर चुका है। नव पाषाण काल में इंसान बस्ती बनाना प्रारंभ कर चुका है। ठीक है, जीवन निर्वाह करने के लिए वो कृषि करना प्रारंभ कर चुका है। कृषि कार्य उनको पता चल चुका है कि बीज जमीन में डालने से वो फसल उत्पन्न होता है और उसको हम लोग ग्रहण कर सकते हैं।
ठीक है। इसका जो समय काल है वो 7000 से लेकर 3000 ईसा पूर्व है। कृषि करना सीख चुका है, पहिए की खोज हो चुके हैं, बस्ती बनाकर रह रहा है, ठीक है। और इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां लघुकृत पत्थर के औजार है और एकदम छोटे बारीक औजार, जैसे इन्होंने तीर बनाना सीख लिया, इन्होंने भाला बनाना सीख लिया, इन्होंने धनुष बाण बनाना सीख लिया, हथौड़ा बनाना सीख लिया, ठीक है। इसके अलावा हड्डियों से चाकू बनाना, ठीक, अलग अलग जो हथियार हैं वो हड्डी और पत्थर को मिलाकर उन्होंने ये बनाना सीख चुका है, ठीक है। तो उत्तर पाषाण काल में आधुनिक मानव की एक माइलस्टोन आप मान सकते हैं, क्योंकि पहिए की खोज के बाद विकास को और प्रगति मिली, ठीक है, और धीरे धीरे विकास और बढ़ता गया। चलिए, उत्तर पाषाण काल में कौन कौन सा जगह है तो याद रखिएगा, रायगढ़ में सिंघनपुर की गुफा है और महानदी घाटी है। इसके अलावा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में याद रखिएगा धनपुर नामक स्थान है, ठीक है। तो इन सब में उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा कौन से जगह है, तो एक है आपका बोतलदा और दूसरा है बसनाझर, ठीक है। उत्तर पाषाण काल के बाद आते हैं हम लोग नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में याद रखिएगा इसमें अर्जुनी, टेरम, चितवा डोंगरी तो रहेगा, लेकिन इस काल में मानव जो है सभ्यता की दृष्टि से बहुत ज्यादा विकास कर चुका था। उसने कृषि कार्य करना सीख लिया, पशुपालन सीख लिया, घर बनाना सीख लिया, इवन बर्तनों का निर्माण, याद रखिएगा मृद भांड जिसको कहा जाता है, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं इसका निर्माण भी मानव करना सीख चुका है। कपास और ऊन से वो कपड़े काटना सीख चुका है, अर्थात कपास के कपड़े और ऊन के कपड़े वो बनाना सीख चुका है, ऊनी कपड़े, वूलन कपड़े, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ की आपकी औजार मिलते हैं, औजार को अगर आप ध्यान से देखें तो ये औजार बहुत ज्यादा चिकने हो चुके हैं। खुरदुरे औजार से क्या होता था, जानवरों को मारना कठिन होता था, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं एक चाकू की, अगर कोई चाकू है उस चाकू को खुरदुरा कर दिया जाए तो उतना अच्छे से नहीं काट सकता जितना वो एकदम शार्प रहेगा, एकदम चिकना रहेगा, वो काटने में ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो उस प्रकार से जो पत्थर होते थे ज्यादा खुरदुरे होते थे, तो उस समय क्या होता था कि जानवरों को मारने में समस्या होती थी, ठीक है, शिकार करने में दिक्कत होती थी। तो उसके लिए उन्होंने पत्थर को घस घस कर और चिकना बनाया ताकि वो ज्यादा इंपैक्टफुल हो, ज्यादा नुकीले हो, ठीक है। देखिए नवपाषाण काल में आपको मैं पहले ही बताया, बालोद का कौन सा जगह, अर्जुनी, ठीक है, रायगढ़ का टेरम, बालोद में ही आपका चितवा डोंगरी और राजनांदगांव में है बोन टीला। कहां से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हम उनको भी देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ जान रहे हैं स्थल के बारे में। तो कुल मिलाकर ये वाले जो स्थल है नवपाषाण काल के हैं। इसके अलावा रायगढ़ जिले में ही नवपाषाण काल के स्थल में कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना, भैंसगढ़ी, लिखामाड़ा, बेनीपाट, बोतलदा, ये जो जगह हैं ये सब प्राप्त हुए हैं। ये चीज याद रखिएगा, कौन कौन से, कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना, भैंसगढ़ी, लिखामाड़ा, बेनीपाट, बोतलदा, ठीक है। इसके अलावा अर्जुनी, टेरम, चितवा डोंगरी और बोन टीला याद रहेगा। अब अपने को इतना सब चीज जानना है क्या, तो देखिए पहले बेसिक जानते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल में क्या क्या चीज याद रखनी है। पूरा पाषाण काल में याद रखिएगा सिंघनपुर की गुफा और महानदी घाटी, ये दोनों एकदम इंपॉर्टेंट हैं। सिंघनपुर की गुफा और महानदी घाटी किसके, कौन से काल के हैं, पूरा पाषाण काल के। मध्य पाषाण काल में एक जगह है कबरा पहाड़, ये भी रायगढ़ जिले में है, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कबरा पहाड़ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद बात करें अगर तो उत्तर पाषाण काल के धनपुर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गौरेला पेंड्रा मरवाही, जीपीएम जिसको कहा जाता है, ठीक है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में है ये। इसके अलावा सिंघनपुर की गुफा और महानदी घाटी जो आपके पूरा पाषाण काल थे उसमें उत्तर पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल में याद रखिएगा अर्जुनी, टेरम, चितवा डोंगरी और बोन टीला, ठीक है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, कोड क्रम से, अगर क्रम आपको याद रखना है तो सिक, धन, अटेची, ठीक है, सी से सिंघनपुर की गुफा, क से कबरा पहाड़, धन से धनपुर, अ से अर्जुनी, टे से टेरम, ची से चितवा डोंगरी। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, सिक, धन, अटेची करके कोड लगा के। वैसे कोड क्या उसका नहीं पड़ेगी, बहुत कम नाम है। अब देखिए इतना ही नहीं है, अभी बहुत सारे नए आंकड़े आपको मिलेंगे जो आंकड़े अभी रिसेंटली खोजे गए हैं, ठीक है, तो उनको भी देखते हैं अभी। लेकिन जो स्थल हम लोग अध्ययन किए हैं उसमें से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनको समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें अगर सिंघनपुर की, क्योंकि सबसे प्राचीनतम गुफा कौन सी है, सिंघनपुर की गुफा है। सिंघनपुर की गुफा को याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का भीमबेटका भी कहा जाता है। सिंघनपुर की गुफा को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका। यह जो गुफा है ये चंवर ढाल पहाड़ी के गिरिपाद पर स्थित है। गिरिपाद का अर्थ होता है पहाड़ी के नीचे का जो प्रदेश होता है, पहाड़ी के नीचे उसकी तलहटी में ये
भीमबेटका की जो सॉरी सिंघनपुर की गुफा है वो स्थित है। कौन सी पहाड़ी में? चंवर ढाल की पहाड़ी में। एक बार पूछा गया सवाल है कि चंवर ढाल की जो पहाड़ी है ये पहाड़ी है या पहाड़ियों की श्रृंखला है? तो याद रखिएगा चंवर ढाल की जो पहाड़ी है ये पहाड़ियों की श्रृंखला है। ठीक है, देखिए ये आपको देख रहे होंगे, ये जो गुफा है ये गुफा क्या कहलाती है? सिंघनपुर की गुफा। बहुत छोटा सा गुफा लगता है, ठीक है, अंदर जाएंगे तो बहुत अंधेला रहता है और साथ ही इसमें चमगादड़ों का एक पूरा ठिकाना बना हुआ है। ठीक है, यहां देखते हैं हम लोग संस्कृति पुरातन विभाग के द्वारा कुछ नोट दिया गया, उस नोट को मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यह दक्षिणाभिमुखी शैलाश्रय रायगढ़ से 20 किलोमीटर पश्चिम में एक पहाड़ी पर अवस्थित है। मध्य दक्षिण पूर्वी रेल मार्ग के बिलासपुर झारसुगड़ा सेक्शन पर स्थित भूपदेवपुर नामक स्टेशन से यह स्थल दक्षिण में 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यह छत्तीसगढ़ में प्राप्त प्राचीन शैल चित्रयुक्त शैलाश्रयों में से एक है, जिसकी तिथि लगभग ईसा पूर्व 30,000 वर्ष निर्धारित की जा सकती है। इस शैलाश्रय के चित्र अत्यधिक समय बीत जाने एवं प्राकृतिक दुष्प्रभावों के कारण धूमिल होते जा रहे हैं। अंकित शैल चित्रों में सीढ़ीनुमा पुरुष, मत्स्यांगना, शिकार दृश्य, पंक्तिबद्ध नर्तकों का टोला एवं मानवाकृति सम्मिलित है। मत्स्यांगना कंगारू सदृश पशु, गोधा जिसको गोहे भी कहा जाता है, एवं सर्पाकृति डिजाइनों के अंकन अद्वितीय हैं। इनकी खोज एंडरसन द्वारा लगभग 1910 में की गई थी। पूर्वाभिमुख शैलाश्रय साइज या आकार में बड़ा है। इस शैलाश्रय में पहले 23 पेंटिंग देखी गई थी। पहले कितनी पेंटिंग? 23 पेंटिंग देखी गई थी, लेकिन जिनमें से केवल अब 13 चित्र ही बचे हैं। पहले कितने थे? 23, अब कितने बचे हैं? 13। ठीक है, यहाँ की जो सीढ़ीनुमा आकृति है, ठीक है, लंबी मानवाकृति की तुलना ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त सीढ़ीदार पुरुष से के साथ पंक्तिबद्ध नृत्य करती हुई नर्तकों की टोली के अंकन से की जाती है। ठीक है, टोली के अंकन में आदिवासी मानवों की कला संस्कृति अद्यतन जीवित है। तो इस प्रकार से ये संस्कृति एवं पुरातन विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा ये जो पोस्टर है वो टांगा गया है। ठीक है, ये नोट दिया गया है। अब इसके बारे में आंकड़ा हम लोग देखते। तो इसकी खोज कब की गई? 1910 में। किसके द्वारा की गई? एंडरसन के द्वारा। ठीक है, एंडरसन में याद रखिएगा इसके शैलाश्रयों के सबसे प्रथम अध्ययन भी किसने किया? सर्वप्रथम अध्ययन तो एंडरसन ने ही किया था सिंघनपुर की गुफा का। ठीक है, इसके अलावा इनके एक सहयोगी थे जिनका नाम था सीजे वेलिंगटन। सीजे वेलिंगटन और एंडरसन ने मिलकर सिंघनपुर की गुफा पर रिसर्च किया, उस पर अध्ययन किया। अब ये पब्लिश कब हुआ? याद रखिएगा इसका प्रकाशन किया गया था 1918 के गैजेटियर में। ठीक है, उसके साथ इसका विस्तृत अध्ययन प्रारंभ हुआ, एकदम डिटेल में स्टडी इसके ऊपर की गई 1923 से लेकर 1927 के बीच। विस्तृत अध्ययन करने में मेन नाम किसका आता है? तो याद रखिएगा रेलवे के एक इंजीनियर थे, उनका नाम था अमरनाथ दत्त। अमरनाथ दत्त महोदय जो हैं वो इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। ठीक है, और उस समय याद रखिएगा ASI जो होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका निर्माण हो चुका था, लेकिन वो इन सबको नहीं देख रहे थे। ठीक है, वो सब किसको खोजने में बिजी थे? आपके हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, इधर वो बिजी थे। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की घटना चल रही है। इसके बाद जानकारियों का जो एकत्रण है उसके लिए दो अलग अलग टीम पहुंची। एक है पुरातत्ववेत्ता जो लोचन प्रसाद पांडे जी हैं, उनकी टीम पहुंची जानकारियों का एकत्रण करने। जितने हमको जानकारियां मिलती हैं, मत्स्यांगना मिलता है, नर्तकों का टोला मिलता है, ठीक है, अलग अलग जो चित्र मिलते हैं उनको इन्होंने डिफाइन किया कि ये पुरातत्ववेत्ता कौन थे? लोचन प्रसाद पांडे। और इनके साथ दो इतिहासकार भी गए, उनका नाम क्या था? तो डॉक्टर एन घोष और DH गार्डन। ठीक है, ये दोनों इतिहासकार थे और एक पुरातत्ववेत्ता लोचन प्रसाद पांडे। इन्होंने अमरनाथ दत्त के साथ मिलकर क्या किया? विस्तृत अध्ययन किया, जानकारियों का एकत्रण किया। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की जो सबसे प्राचीनतम गुफा के रूप में जानी जाती है सिंघनपुर की गुफा। तो ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा क्या है? तो वो कौन सी है? सिंघनपुर की गुफा है, जिसको छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। बात करें अगर इस गुफा से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए कुछ डेटा पहले देख लेते हैं। यहां पाए जाने वाले जो शैल चित्र हैं वो सर्वाधिक प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। शैल चित्रों का रंग कैसा है? तो याद रखिएगा इनका रंग होता है गेरुआ रंग का। ठीक है, लाल नहीं, गेरुआ। उसके बाद यहाँ के जो शैल चित्र हैं वो मैक्सिकन, ऑस्ट्रेलियाई और स्पेनिश चित्र के समान प्रदर्शित होते हैं, उनके सदृश दिखाई देते हैं। जो सिंघनपुर की गुफा है ये किस ओर मुंह किए हुए है? तो याद रखिएगा यह गुफा दक्षिणाभिमुखी है, मतलब दक्षिण की ओर मुख किया हुआ है। ठीक, कई स्रोतों में ये पूर्वाभिमुख भी लिखाता है, लेकिन याद रखिएगा इसको आंसर लिया जा चुका है दक्षिणाभिमुखी को, तो ये लेके आगे बढ़िएगा। अब यहाँ क्या क्या प्राप्त हुए हैं? तो पहला चीज सी से सिंघनपुर की गुफा, याद रखिएगा। तो सी से सीढ़ीनुमा मानव आकृति। ठीक है,
ये सीढ़ीनुमा जो मानव आकृति है, आपको देखने से ऐसा लगेगा कि ये एक सीढ़ी प्रकार है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सीढ़ीनुमा मानव आकृति मिली है वो कहां से मिली है? सिंघनपुर की गुफा से। दूसरा, यहां जो ओखली है, पत्थर की ओखली, जिसको कहा जाता है मूसल, हेमेटाइट पेसल कहा जाता है जिसको, वो प्राप्त हुई है। उस समय मतलब मसाला कूटने के लिए तैयार किया गया था या पता नहीं क्या बनाने के लिए, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो हेमेटाइट पेसल है वो कहां से प्राप्त हुआ है? आपके सिंघनपुर की गुफा से। ठीक है, अगला है गुफा मानव, जिसको केव मेन कहा जाता है। केव मतलब गुफा और मेन मतलब आदमी। जो आदमी गुफा में रहता है उसका शैल चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, केव मेन के अलावा शिकार करता हुआ मानव, जो शिकार का चित्र का अंकन है जिसमें अलग अलग जानवरों के शिकार करते हुए दिखलाए गए हैं। तो ये शिकार करते हुए मानव का चित्र भी आपको कहां से मिलता है? सिर्फ सिंघनपुर की गुफा से। ठीक है, इसके अलावा आपको मत्स्यांगना मिलती है। मत्स्यांगना मतलब मरमेड, जिसकी आधा शरीर जो रहता है किसका? मछली का रहता है और आधा कन्या रहती है। तो ये मत्स्यांगना मिली है, मरमेड का चित्र मिला है, शैल चित्र। इसके अलावा पत्थर के हस्तचलित कुदाल, याद रखिएगा कुदाल जो होता है, ठीक है, उसका ये हाथ वाला कुदाल है ना, मतलब पत्थर का एक हिस्सा क्या रहेगा? चौड़ा रहेगा और दूसरा हिस्सा क्या रहेगा? नुकीला रहेगा, जिसको क्या कहा जाता है? पत्थर के हस्तचलित कुदाल कहा जाता है। क्लियर है? सिंघनपुर की गुफा के बाद अगला जो हमारा मध्य पाषाण काल का है वो कौन सा है? कबरा पहाड़, जो रायगढ़ जिले में है। कबरा पहाड़ का मैं आपको पहले ही बताया, इस पहाड़ का नाम गजमार पहाड़ है, लेकिन आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ये दिखने में चितकबरा दिखता है, इस कारण इसका नाम क्या रख दिया गया? कबरा पहाड़। स्थानीय लोग इसे कबरा पहाड़ ही कहते हैं। ठीक है, यहां पाए जाने वाले जो शैल चित्र हैं वो याद रखिएगा लाल रंग के मिलेंगे। सिंघनपुर में गेरुआ रंग, लेकिन कबरा पहाड़ में लाल रंग के शैल चित्र मिलेंगे। कबरा पहाड़ से पाषाण युग के औजार के साक्ष्य मिले हैं, और ये पहला स्थान है जहां पहली बार औजार के साक्ष्य मिलेंगे, थोड़े अच्छे वाले औजार। और कैसे? मध्य पाषाण काल के औजार, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें लंबे फलक पाषाण के औजार हैं, जिसमें जो आपका नीचे वाला हिस्सा है वो भी ज्यादा चौड़ा नहीं है और औजार जो है उसकी लंबाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ऊपर बहुत नुकीला है, पैना नुकीली। ठीक है, याद रखिएगा जो कबरा पहाड़ है, जो जो चित्र मिले हैं, इस चित्र में हाथी के चित्रों का अभाव है। और ये चीज पूछा गया था कि यहाँ हाथी के चित्र मिलते हैं क्या? तो जी नहीं, कबरा पहाड़ में हाथी के ना तो शिकार दिखाया गया है ना कोई चित्र दिखाया गया है। तो कबरा पहाड़ में हाथी के चित्रों का अभाव है। क्लियर है? यहाँ छत्तीसगढ़ की जो कबरा पहाड़ है, ये छत्तीसगढ़ की दूसरी प्राचीनतम गुफा है। सबसे प्राचीनतम कौन है? सिंघनपुर की गुफा। और दूसरी प्राचीनतम कौन है? कबरा पहाड़। याद रखिएगा, यहां से सबसे ज्यादा शैल चित्र प्राप्त हुए। तो ऐसा कौन सा गुफा है या ऐसा कौन सा स्थान है जहां से सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए? तो याद रखिएगा, कबरा पहाड़ से सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए। ये जो जगह आप देख पा रहे होंगे इधर, ये जगह है आदि मानव के रहने का निवास स्थान। इसको गुफा के रूप में कबरा पहाड़ में वो यूज करते थे। ठीक है, इसके अलावा एक और डेटा है कि सरगुजा का जो जोगीमारा है, जोगीमारा गुफा, सीता बेंगरा गुफा, यहां से भी पाषाण युगीन औजार के साक्ष्य मिले हैं। कहां कहां से? सरगुजा जिले के जोगीमारा और सीता बेंगरा की गुफा से। ठीक है, कौन से औजार? पाषाणकालीन औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब कबरा पहाड़ में क्या क्या मिला है उसको देख लेते हैं। तो कबरा पहाड़ में सबसे पहला चीज मिलता है पंक्तिबद्ध मानव आकृति। याद रखिएगा, सीढ़ीनुमा मानव आकृति बोलेंगे तो सिंघनपुर चले जाना है, और पंक्तिबद्ध मानव आकृति बोलेंगे तो कबरा पहाड़ में। ठीक है, इसके अलावा छिपकली मिली है, सांभर का शैल चित्र मिला है, घड़ियाल का शैल चित्र, और सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा औजार के साक्ष्य में क्या मिला है? तो अर्धचंद्राकार लघु पाषाण के औजार, माइक्रोलिथ जिसको कहा जाता है, माइक्रोलिथ। ठीक है, माइक्रोलिथ का कैसा औजार था? अर्धचंद्राकार था। ये अर्धचंद्राकार मतलब आधे चंदे के समान, ऐसा। इसको जैसे आप मोगली जानते हैं, उसका जो डंडा रहता था उस प्रकार से इसको फेंक के मारा जाता था, नुकीला रहता था, धारदार, हंसिया के समान आप मान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो औजार के साक्ष्य हैं वो कहां से मिले हैं? कबरा पहाड़ से, रायगढ़ जिले से। ठीक है, इसके बाद आप ध्यान देंगे तो उत्तर पाषाण काल में एक स्थल हम लोग देखे थे, धनपुर। ठीक है, सिंघनपुर की गुफा, महानदी घाटी और धनपुर। धनपुर जो है वो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्थित है। यहां से क्या मिला है? तो याद रखिएगा, यहां पे से मानव आकृति का चित्रण प्राप्त हुआ है। जो शैल चित्र हैं गुफा की दीवारों पर क्या मिली है? मानव आकृति का चित्रण प्राप्त हुआ है। क्लियर है? धनपुर के बाद अगला है नवपाषाण काल का जगह जो बालोद जिले में है, अर्जुनी। अर्जुनी से याद रखिएगा, हथौड़े के समान चित्रित शैलाशय प्राप्त हुए हैं। किसके समान? हथौड़े के समान चित्रित शैलाशय कहां से? अर्जुनी से। अर्जुनी के बाद बात करते हैं बालोद जिले में ही अगला स्थल जो है चितवा डोंगरी। देखिए, आयोग इसको चितवा डोंगरी को राजनांदगांव है करके आंसर ले चुका है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन वास्तव में जो चितवा डोंगरी है ये किस जिले में है? बालोद जिले में। ठीक है,
चितवा डोंगरी गुफा के शैला चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो भगवान सिंह बघेल और डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र, दो व्यक्ति हैं जिन्होंने चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज की, भगवान सिंह बघेल और डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र। ठीक है, चितवा डोंगरी से 3 गुफाओं में 9 पाषाणकालीन कितने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? 27 शैल चित्र। कितनी गुफाओं में? तो याद रखिएगा चितवा डोंगरी की 3 गुफाओं में कुल 27 चित्र मिले हैं, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वो है ड्रैगन की आकृति। इस प्रकार से ड्रैगन की एक आकृति वहां मिली है जो चीनी कला की अभिव्यक्ति करता है, मतलब उस समय के लोग ड्रैगन से अवेयर रहे होंगे ये दिखलाता है। ठीक है, इसमें नोट में याद रखिएगा कि स्थानीय जानकारों के अनुसार चितवा डोंगरी गुफा डोंडी बालोद के निकट चितवा डोंगरी की पहाड़ी पर स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, डोंडी के पास है बालोद जिले में, कहां? चितवा डोंगरी की पहाड़ी। जबकि आयोग द्वारा पूर्व में इस स्थान को राजनांदगांव में स्थित है करके उत्तर लिया गया है, तो आप अपनी स्वेच्छा से इसको याद करिएगा कहां है बोल के। ठीक है, लेकिन जहां है वो फैक्ट मैं आपको बता दिया, आपको जैसा समझ आता है वो चीज आप कर सकते हैं। चितवा डोंगरी के बाद अगला है जो राजनांदगांव में है वो है बोनटीला। बोनटीला से याद रखिएगा यहां से एक छिद्रित किया हुआ, छिद्रित मतलब छेद होता है, ठीक है, छिद्रित मतलब क्या? छेद किया हुआ। ठीक है, अब पत्थर का कराघात हथौड़ा प्राप्त हुआ है। कैसा था वो हथौड़ा? तो याद रखिएगा वो हथौड़ा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। छिद्रित मतलब ये है उसका छिद्र। ठीक है, पत्थर में छेद किया हुआ है, इसमें क्या लगा दिया जाता था? लकड़ी का डंडा लगा दिया जाता था और इससे फिर वार किया जाता था। तो ये हथौड़े की तरह कार्य करता था, जो उत्तर युग का विशेष हथियार माना जाता है। उत्तर पाषाण युग में मतलब आपके 9 पाषाण काल में भी ये हथियार की तरह यूज होता था। ठीक है, उत्तर पाषाण काल के बाद ये खोज हो चुकी थी। क्योंकि आपको याद होगा पहिए की खोज आपकी 9 पाषाण काल में हुई है, उसी बड़े पत्थर को ऐसे बीच में क्या कर दिए? छेद कर दिए और वो गोल बना दिए, वो घूमने लगा, उससे 4 पत्थर को जोड़े और चक्का बना लिए। इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो आया। क्लियर है? चलिए, यहां तक हम लोग जाने आपके जो प्रागैतिहासिक कालीन मुख्य स्थल थे, जिसमें से सिंघनपुर की गुफा, ठीक है, कबरा पहाड़, धनपुर, अर्जुनी, टेरम, चितवा डोंगरी और बोनटीला। अब हम लोग बात करते हैं अन्य प्रागैतिहासिक कालीन स्थलों की। तो रायगढ़ जिले में याद रखिएगा इसमें आपको पहला नाम मिलता है भंवरखोल, फिर अगला है बेनीपाट, सूतीपाट, फिर बेनीपाट, फिर कर्मागढ़, ओंगना, लेखाभाड़ा, छापामाड़ा, गीधा, सोनबरसा, बोतलदा, बसनाझर, खैरपुर, पझरा पानी और टेंगना। ये जो जगह हैं ये सारे स्थल अन्य प्रागैतिहासिक कालीन स्थल में आएंगे। प्रागैतिहासिक कालीन स्थल मतलब पाषाण काल के स्थल। तो ये डिफाइन नहीं होता है कि इस कौन से पाषाण काल में है, पूरा में है, मध्य में है, उत्तर में है या नौ में है, लेकिन ये पाषाण काल के स्थल हैं, इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चलिए, इसमें जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनको देखते। सबसे पहले बात करें रायगढ़ के बसनाझार की, या बसनाझर या बसनाझार कहा जाता है। यहां से याद रखिएगा हाथी, बाघ, जंगली भैंसा, गेंडा और हिरण का शिकार करता हुआ मानव का चित्रण प्राप्त हुआ है। कौन कौन सा? हाथी, बाघ, जंगली भैंसा, गेंडा, ठीक है, हिरण, इन सब का शिकार करता हुआ मानव का चित्रण प्राप्त हुआ है। कहां से? रायगढ़ जिले के बसनाझर से। अगला डेटा है रायगढ़ जिले के ही ओंगना से। यहां से याद रखिएगा हार्पर का शैल चित्र प्राप्त हुआ। हार्पर अर्थात वीणा वादक, वीणा वादक और नृत्यरत पुरुष का शैल चित्र। ठीक है, तो एक क्या मिला है ओंगना से? हार्पर अर्थात वीणा वादक का शैल चित्र और नृत्यरत पुरुष जो व्यक्ति नाच रहे हैं, इस प्रकार के शैल चित्र मिले हैं आपके रायगढ़ जिले के ओंगना से। इसके अलावा रायगढ़ का पझरा पानी है। रायगढ़ के पझरा पानी से याद रखिएगा ज्यामितीय आकृतियां मिली हैं, जैसे कि त्रिभुज है, ठीक है, इसके अलावा वर्ग की आकृति मिली है, वर्ग के अलावा अंडाकार आकृति और आधे उगते हुए सूर्य के प्रतीकों का चित्रांकन शैल चित्र मिला है। कौन कौन सा? त्रिभुज का शैल चित्र मिला है, वर्ग का, अंडाकार और आधे उगते हुए सूर्य के प्रतीकों का चित्रांकन वाला शैल चित्र। तो ये जो त्रिभुज है, वर्ग है और अंडाकार है, ये आपके क्या है? ज्यामितीय आकृतियां हैं, ज्यामिति की आकृतियां हैं और इनका शैल चित्र प्राप्त हुआ है। क्लियर है? कहां से? तो रायगढ़ जिले के पझरा पानी से। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं महापाषाण स्मारक, जिसको पाषाण घेरे भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं एक लिया हूं धनोरा जिले का। धनोरा स्थल है और ये वर्तमान में दुर्ग नहीं है, वर्तमान में बालोद जिले में आता है। ठीक है, कौन से जिले में आता है? बालोद जिले में। अब ये धनोरा महापाषाणीय स्थल है या महापाषाण स्मारक यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो आंकड़ा है वो क्या कहता है उसको देख लेते हैं। धनोरा गांव के पास यह स्मारक स्थल बालोद से 17.05 किलोमीटर एवं
रायपुर से 120 किलोमीटर वाया दुर्ग की दूरी पर स्थित है। सन 1956 से लेकर 57 में डॉक्टर एम जी दीक्षित, ठीक है, मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित कहा जाता है, द्वारा दुर्ग जिले के धनोरा ग्राम में छोटे स्तर पर खुदाई की गई। यहां पर उत्खनित स्थलों की सामग्रियों में समानता रखते हैं। धनोरा के पास 3 प्रकार के महापाषाणों को चिन्हित कर डॉक्टर दीक्षित के द्वारा उत्खनन कराया गया है। उत्खनन कार्य के दौरान लगभग 500 महापाषाणीय स्मारक चिन्हित किए गए थे। उनके द्वारा महापाषाणीय स्मारकों को 4 वर्गों में बांटा गया। इनमें से अधिकतर मेनहीर हैं। मेनहीर क्या होते हैं इसको भी मैं आगे बताऊंगा, जिसमें से कुछ तो बहुत छोटे हैं और कुछ बहुत बड़े हैं। जो बड़े हैं, जो बड़े बोल्डर के रूप में पर कोटा के नीचे लगाए गए हैं। कुछ महापाषाणीय स्थलों पर उत्खनन कराए गए, जिनमें मानव कंकाल के अवशेष, गुड़िया एवं चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। मानव कंकाल के अवशेष के अलावा गुड़िया और चूड़ियां। एक कक्ष में तो खंडित ताम्र कलश मिला था। धनोरा से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित टेंगना नामक ग्राम में भी महापाषाणीय सावधान स्मारक कैर्न एवं वृत्त के रूप में विद्यमान है। मूलतः यह स्मारक आकार में बड़े और ऊंचे खड़े किए गए थे, पर दुर्भाग्यवश यह विरासत धीरे धीरे ठेकेदारों द्वारा की गई खुदाई के कारण विनष्ट होते जा रही है। यह कहा गया है संस्कृति एवं पुरातन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। अब देखिए, पाषाण घेरे या महापाषाण स्मारक क्या होते हैं। तो मध्य पाषाण काल में शव को गाड़ने या दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग किया जाता था और इसे ही क्या कहा जाता है, महापाषाण स्मारक कहा जाता है। जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको क्या कहते हैं, महापाषाण स्मारक। बालोद के धनोरा में ही एक ही स्थान पर 500 महापाषाण स्मारक प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा, बालोद के कहा, धनोरा में। अब कुछ डेटा मैं आपको बताना चाहूंगा। एक डेटा मिलता है गढ़ धनोरा, ठीक है। एक डेटा कहां का मिलता है, गढ़ धनोरा, जो कहां है, कोंडागांव जिले में है, ठीक है। कहा जाता है कि यहां से 500 महापाषाण स्मारक मिले हैं। तो मैं इस पे अग्री नहीं करता। गढ़ धनोरा में आपको महापाषाण के स्मारक मिले हैं, लेकिन 500 की संख्या जो अगर आपको बोला जाए तो 500 संख्या में आप धनोरा लगाएंगे, ना कि गढ़ धनोरा। याद रखिएगा, ये आपके छत्तीसगढ़ जो राज्य ग्रंथ अकादमी है उसमें आपके बृहद जो समग्र छत्तीसगढ़ है उस बुक में भी आपको यही सोर्स मिलेगा, धनोरा ग्राम, जिला दुर्ग या फिर बालोद में, ठीक है। कई बुक ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि वो गढ़ धनोरा में 500 महापाषाण स्मारक मिले हैं, जो कि गलत है, ठीक है। वहां से भी पाषाणकालीन आपके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं गढ़ धनोरा कोंडागांव जिले में, लेकिन 500 की अगर संख्या दे दी जाती है तो याद रखिएगा वो संख्या आपको कहां लेके चलना है, बालोद जिले के धनोरा में। क्लियर है। इन 500 महापाषाण स्मारकों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, जो कौन किए थे, एमजी दीक्षित अर्थात मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित, ठीक है। 1956-57 में इसमें से प्रथम वर्ग के 3 और दूसरे वर्ग के 1 स्मारक का उत्खनन भी किया गया, जहां से आपको किसका किसका मिला, तो मानव कंकाल और गुड़िया के अवशेष और चूड़ियां मिली हैं, ठीक है। देखिए, पाषाण घेरे या पाषाण स्मारक में अन्य स्थल कौन कौन से हैं, तो बालोद जिले में एक जगह है करही भदर, ठीक है, चिरचारी, सोरर, अर्जुनी, मुजगहन और कुलिया, ठीक है। इसके अलावा कोंडागांव जिले का गढ़ धनोरा, गढ़ धनोरा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहां से भी महापाषाण स्मारक के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन 500 की संख्या जो बतलाई जाती है वो यहां से प्राप्त नहीं हुए हैं। 500 की संख्या में अगर रहेगी तो वो धनोरा ही लेना है, ठीक है। रायगढ़ के जिले में है एक जगह छोटे पेंडरमुड़ा, ये खरसिया के पास है छोटे पेंडरमुड़ा, यहां से भी महापाषाण स्मारक मिले हैं, या पाषाण घेरे कहा जाता है। और ये याद रखिएगा, कुछ नहीं है, शव को दफनाने के बाद ऊपर में अलग से पत्थर लगा दिया जाता था, वो कहलाता है महापाषाण स्मारक, ठीक है। गढ़ धनोरा की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा, गढ़ धनोरा की खोज जे.आर. कामले और डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने की थी। किसने किसने, जे.आर. कामले और डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने। ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखिएगा, केयर्न किसको कहा जाता है, तो पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाए गए पाषाण के ढेर या समूह। जैसे यहां पत्थर है, अलग अलग पत्थर है, एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर में ऐसे रख के एक जो आकृति बनाई जाती है, इसको कहा जाता है क्या, केयर्न, ठीक है। इसमें पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर पाषाण का ढेर या पाषाण का जो समूह बनाया जाता है उसको कहा जाता है केयर्न, और इसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब जो पाषाणकालीन स्थल हैं, जैसे कि आपका धनोरा है बालोद जिले में, करही भदर है बालोद जिले में, और करका भाट भी बालोद जिले में है, याद रखिएगा। इसका उत्खनन का कार्य किसने किया, तो डॉक्टर एम.जी. दीक्षित, जिसको कहा जाता है डॉक्टर मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित ने सर्वप्रथम करका भाट और करही भदर का क्या किया, उत्खनन किया, और वहां से शवागारों का सर्वेक्षण और उत्खनन कार्य क्या किया, आरंभ किया।
इसके बाद उन्होंने धनोरा में भी उत्खनन प्रारंभ किया, जिसमें वहां उनको क्या पता चला, 500 महापाषाण स्मारक, ठीक है, महापाषाण क्या स्मारक, ये प्राप्त हुआ है किनके द्वारा, मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित जी के द्वारा। क्लियर है। चलिए अब समझ लेते हैं पाषाण घेरे में पहला चीज धनोरा, यहां से 500 महापाषाण घेरे या 500 महापाषाण स्मारक मिले हैं। इसके अलावा मुजगहन, याद रखिएगा, यहां से केयर्न स्मारक मिला है। केयर्न क्या होता है, अभी हम लोग देखे पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर जब रख के एक समूह बनाया लिया जाता है, वो क्या कहलाता है, केयर्न कहलाता। तो ये केयर्न कहां से मिला है, मुजगहन, और मुजगहन किस जिले में है, तो बालोद जिले में मुजगहन, और बालोद जिले में ही आपका धनोरा स्थित है। क्लियर है। चलिए अब जानते हैं हम लोग ताम्र लौह युगीन, अभी तक पाषाण कालीन देख रहे थे, अब ताम्र युगीन जो आपके क्या आएंगे, पाषाण स्तंभ आएंगे। ये भी आपके क्या है, पाषाण स्तंभ भी आपके पाषाण घेरे के समान है, लेकिन ये इसका युग चेंज हो जा रहा है। वो पाषाण युगीन था, ये ताम्र लौह युगीन है। याद रखिएगा ताम्र लौह युग पाषाण काल के बाद आएगा, पाषाण काल के बाद तांबे का काल आएगा, तांबे के बाद कांसे का, कांसे के बाद लोहे का, इस प्रकार से होगा। क्लियर है। ताम्र लौह युग के शव को गाड़ने या दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग किया जाता था। इसे क्या कहा जाता था, महापाषाण शवागार या फिर पाषाण स्तंभ कहा जाता था। और पाषाण स्तंभ के लिए ही एक वर्ड यूज होता है मेनहिर, ठीक है। मेनहिर जो वर्ड यूज है उसको कहा जाता है अंग्रेजी में पाषाण, मेनहिर अंग्रेजी में कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है पाषाण स्तंभ, ठीक है। बालोद के करघा भाटा से पाषाण युग का मेनहिर या पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ, यही चीज मैं आपको बतला रहा था, ठीक है। कहां से, करका भाटा से, ठीक। छत्तीसगढ़ में महापाषाण शवागार के 3 स्वरूप प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से, एक होता है पाषाण स्तंभ जिसको कहा जाता है मेनहिर, दूसरा होता है गर्तवित जिसको कहा जाता है पिट्ट सर्कल, ठीक है, पित्त सर्कल, और तीसरा होता है शिष्ट प्रकार का। तो ये तीनों प्रकार क्या हैं, महापाषाण शवागार के स्वरूप हैं। शवागार मतलब जहां शव को दफनाया जाता है, ठीक है। अन्य स्थल में की अगर बात करें, ताम्र लौह युगीन पाषाण स्थल में करका भाट तो हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा और कौन कौन से स्थल हैं, तो बालोद जिले में करका भाटा के अलावा अर्जुनी है जहां से तांबे का कलश प्राप्त हुआ है, ताम्र कलश प्राप्त हुआ है। करही बदर है, चिरचारी है, सोरर है, ये सारे जगह किस जिले में है, तो बालोद जिले में है, ठीक है। कोंडागांव जिले में गढ़धनोरा है, ठीक। तो ये जो जगह है ये ताम्र लौह युगीन पाषाण के यहाँ क्या प्राप्त हुए हैं, स्तंभ प्राप्त हुए हैं। क्लियर है। अब देखिए ये जो संरचना आप देख पा रहे हैं, इस संरचना को कहा जाता है मेनहिर। मेनहिर क्या होता है, अगर इसको डिफाइन किया जाए तो अ टाल स्टोन पुट इन अ वर्टिकल पोजीशन बाय पीपल इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स, मतलब एक जो लंबा बड़ा है पर्वत के समान ऊंचा आपका टाल स्टोन, मतलब ऊंचा आपका एक क्या रहेगा, पत्थर रहेगा, उसको वर्टिकल पोजीशन में रख दिया जाता है 100 के ऊपर, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, मेनहिर, या फिर हिंदी में कहें तो पाषाण स्तंभ कहा जाता है। क्लियर है। मेनहिर या फिर पाषाण स्तंभ, स्तंभ के समान लगा दिया जाता है। दूसरा आता है डोलमेन, ठीक है। डोलमेन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ स्टोन कंसिस्टिंग ऑफ वन लार्ज फ्लैट स्टोन सपोर्टेड बाय सेवरल वर्टिकल वन। इसमें क्या होगा, ग्रुप ऑफ स्टोन मतलब पत्थरों का एक समूह होगा जो क्या करेगा, एक बड़े से फ्लैट पत्थर को अपने ऊपर क्या रखेगा, वन लार्ज फ्लैट स्टोन अपने ऊपर सपोर्ट में रखेगा। इस प्रकार की जो आकृति रहेगी इसको कहा जाता है डोलमेन, ठीक है। इसके बाद तीसरी आकृति आती है जिसको कहा जाता है क्रोमलेच, ठीक है। क्रोमलेच आपका डोलमेन का ही एडवांस वर्जन है। इसमें देखिए ध्यान से देखेंगे तो एक ही आपको क्या दिखेगा, फ्लैट स्टोन दिखेगा, फ्लैट पत्थर ऊपर में, लेकिन इसमें आपको अलग अलग बहुत सारे क्या दिखेंगे, फ्लैट स्टोन दिखेंगे। तो वो चीज क्या करता है आपका, ये क्रोमलेच में प्रदर्शित होता है। तो इसमें अगर ध्यान से देखेंगे, इसको एक ध्यान रखिएगा, वन लार्ज फ्लैट स्टोन है यहाँ पे, और इसका डेफिनेशन होगा अ ग्रुप ऑफ स्टोन कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लार्ज फ्लैट स्टोन, यानी कि यहां एक से अधिक क्या होंगे, फ्लैट स्टोन होंगे जो वर्टिकली आपके पोजीशन वाले स्टोन के ऊपर लगे रहेंगे या पत्थर के ऊपर रहेंगे। इसको कहा जाता है क्रोमलेच, ठीक है। तो इस प्रकार से ताम्र लौह युगीन पाषाण स्तंभ प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा क्रोमलेच आपको छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता, ये ब्रिटेन में आपको मिलेगा, ब्रिटिश क्षेत्र में, ब्रिटेन में आपका क्रोमलेच मिलता है, ठीक है। इसके अलावा डोलमेन के कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो मुख्यतः मिले हैं वो है मेनहिर या पाषाण स्तंभ वाले मिले हैं। इसके अलावा गर्तवित्त मिलता है और शिष्ट मिलता है। क्लियर है। चलिए अब मेनहिर जो मिला है उस जगह का नाम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है करका भाटा। याद रखिएगा करका भाटा बालोद जिले में है, तो बालोद जिले के करका भाटा से लोहे के औजार मिले हैं और मृत भांड मिले हैं। मृत भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, याद रखिएगा मृत भांड मतलब मिट्टी के बर्तन होते हैं, ठीक है। और ये है आपका करका भाटा, करका भाटा का ये मेनहिर है, इस प्रकार का है, ये एक्चुअल इमेज है वहां का, ठीक है।
और ये जो कहलाता है, आप अब अभी देखेंगे पत्थरों के समूह को क्या क्या कहते हैं, ठीक है, ये चीज हम लोग देख चुके हैं। इसमें याद रखिएगा इस महापाषाण का उत्खनन किसने किया था, तो अरुण कुमार शर्मा जी द्वारा कराया गया था। किसका, करका भाट के महापाषाण का उत्खनन कार्य। क्लियर है। चलिए, इसके अलावा अन्य स्थल में हम लोग देखें जहां ताम्र युग से निर्मित आवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ताम्र युगीन आवास के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, तो चिरचारी, सोरर, करही भदर, करका भाट और अर्जुनी, ये ताम्र लौह युगीन पाषाण स्तंभ में मिले हैं। और इसके साथ ही ताम्र युगीन निर्मित आवास के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। इस समय में ताम्र युग में आवास का साक्ष्य यहां से मिलता है। कौन कौन सा, चिरचारी, सोरर, करही भदर, करका भाटा और अर्जुनी। ये जितने भी जगह हैं, ये सारे जगह कौन से जिले में स्थित हैं, तो बालोद जिले में स्थित हैं। क्लियर है। चलिए, अब कुछ टू दी पॉइंट फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहला चीज, प्रागैतिहासिक कालीन सर्वाधिक शैल चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं, तो कहां से, तो याद रखिएगा रायगढ़ जिले से। आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपकी कबरा पहाड़ है, जहां से सर्वाधिक जानकारी प्राप्त होती है, रायगढ़ जिले में है। ठीक है, वहां सर्वाधिक शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं जो मध्य पाषाण काल के थे। इसके अलावा सबसे प्राचीनतम गुफा सिंघनपुर की गुफा, वो भी रायगढ़ में स्थित है। महानदी घाटी, वो भी रायगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा बोतलदा की गुफा, वो भी खरसिया रायगढ़ में ही स्थित है। तो इस प्रकार से प्रागैतिहासिक कालीन सर्वाधिक शैल चित्र या सर्वाधिक जानकारियां कहां से मिली हैं, रायगढ़ जिले से। ठीक है, कौन से स्थान से शैल चित्र अंधेरे में चमकते हैं, तो याद रखिएगा रायगढ़ जिले में ही एक स्थल है खैरपुर। खैरपुर के जो शैल चित्र हैं वो अंधेरे में चमकते हैं। अंधेरे में चमकने वाले शैल चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिएगा खैरपुर से, जो रायगढ़ जिले में स्थित है। रायगढ़ का सिंघनपुर एवं कबरा पहाड़ गुफा की खोज सर्वप्रथम कब की गई या किसके द्वारा की गई, तो याद रखिएगा एंडरसन के द्वारा की गई थी 1910 में। कहां की, सिंघनपुर की गुफा और कबरा पहाड़ की गुफा, दोनों रायगढ़ जिले में स्थित है। किसके द्वारा, एंडरसन के द्वारा। सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, तो सबसे प्राचीन गुफा आपकी सिंघनपुर की गुफा है। ठीक है, तो सिंघनपुर की गुफा सबसे प्राचीन गुफा होगी। सबसे लंबी गुफा की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा जो है, पाषाणकालीन सबसे लंबी गुफा, वो है बोतलदा की गुफा, जो रायगढ़ जिले में है, खरसिया के पास। ठीक है, सर्वाधिक जानकारी किस गुफा से प्राप्त हुई, तो याद रखिएगा जो कबरा पहाड़ है, कबरा पहाड़ रायगढ़ जिले में है, या जिसको एक और नाम से गजमार पहाड़ के नाम से जाना जाता है, इस पहाड़ी से सर्वाधिक जानकारी प्राप्त हुई है। तो कबरा पहाड़ से हमको सर्वाधिक जानकारी मिलती है। ठीक है, शैलाश्रयों का गढ़ किसको कहा जाएगा, तो आप ध्यान से देखेंगे तो जितने भी आपको डेटा मिल रहे हैं, चाहे चमकने वाले चित्र हो, चाहे कोई भी डेटा हो, एक नाम आपको दिख रहा होगा, शैलाश्रयों का गढ़ अर्थात रायगढ़। क्लियर है, आशा है ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक, अब हम लोग जानते हैं अन्य प्रागैतिहासिक कालीन स्थल, जिसमें से रायगढ़ जिला देख चुके। अब बात करेंगे हम लोग कांकेर जिला की। कांकेर जिले में सबसे पहला नाम मिलता है आपको गोटी टोला, खैरखेड़ा, चंदेली, गाड़ा गौरी, उड़कुड़ा, मोहपुर, कुलगांव, कुकरादाह और मनकेसरी। ये जो स्थल हैं, ये भी प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है अर्थात पाषाण कालीन स्थल है और कांकेर जिले में स्थित है। याद रखिएगा कांकेर में है गोटी टोला, खैरखेड़ा, चंदेली, गाड़ा गौरी, उड़कुड़ा, मोहपुर, कुलगांव, कुकरादाह और मनकेसरी। देखिए ये जितने डेटा बता रहा हूं, आप बेसिक करना चाहते हैं तो पहले मैं वो करा चुका हूं। अन्य प्रागैतिहासिक कालीन स्थल में हम लोग एडवांस जा रहे हैं। ठीक है, अब एक एक को देखते हैं। सबसे पहले बात करें अगर गोटी टोला कांकेर जिले की। ठीक है, तो गोटी टोला पहाड़ी पर मणि पर्वत नामक प्राकृतिक गुफा में शैल चित्रों की श्रृंखला मिलती है। कौन सी गुफा में, मणि पर्वत नामक प्राकृतिक गुफा में। ठीक है, जिसमें मानव आकृतियां, तीर धनुष से आखेट करता हुआ मानव, रेखा चित्र द्वारा मानव आकृतियां, पशु पक्षियों की आकृतियां कुशल चित्रकारों द्वारा तैयार किया गया प्रतीत होता है। ठीक है, और ये जितने भी आकृतियां हैं, याद रखिएगा नवपाषाण काल के बाद की आकृतियां हैं, नवपाषाण काल की आकृतियां हैं। ठीक है, ये इनका डिफाइन नहीं हो पाया, लेकिन जितना कुशल चित्रकारी दिखाया जाता है यहां से, तो यह ऐसा प्रतीत होता है कि ये नवपाषाण काल के हो सकते हैं। एक शैल चित्र जिसमें हाथ में त्रिशूल थामे हुए आकृति धार्मिक दृष्टि व आखेट प्रयोजनों का रेखांकन करती है। ठीक है, पाषाण के कई स्थलों पर विभिन्न ज्यामितीय आकृति उकेरी गई हैं। इस प्रकार की अलग अलग ज्यामितीय आकृतियां जो हैं वो उकेरी गई हैं। और यह सभी चित्र किसमें है, लाल चटक गेरुआ रंग, काले और पीले रंग के मिश्रण से चित्रित हुई है। ठीक है, इन स्थानों के आसपास पानी की भी क्या है, सुलभता है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि यहाँ मानव की बसावट रही होगी। ठीक है, क्योंकि मानव के बसावट के लिए उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए आवास और उसको चाहिए पानी। ठीक है, आवास रहेगा, पानी रहेगा तो वहां भोज्य पदार्थ भी मिलेंगे और उसकी पूर्ति होगी भोजन की। ठीक है, नैनी व महानदी की शाखा इन क्षेत्रों में प्रवाहित होती है जो पानी की सुलभता प्रदर्शित करती है।
और गोटी टोला कहाँ है? तो गोटी टोला कांकेर में है। किस पर्वत पर है? गोटी टोला पहाड़ी के मणि पर्वत पर एक प्राकृतिक गुफा है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद अगला है खैरखेड़ा, जो कांकेर जिले में ही है। ठीक है, जहां से प्रागैतिहासिक कालीन आपको साक्ष्य प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, चारामा विकासखंड के खैरखेड़ा की पहाड़ी पर सर्वाधिक शैलचित्र हैं। ठीक है, जो वास्तव में आदिम अभिव्यक्ति का क्या करती है? रेखांकन लगता है। ठीक, खुले प्राकृतिक गुफा की छत पर आखेट विधि, जो शिकार का दृश्य है, से चित्रित शैल चित्र को नौकर गुंडरा कहा जाता है। ये शैल चित्र क्या कहलाता है? आखेट विधि वाला शैल चित्र नौकर गुंडरा कहा जाता है। कभी आपको पूछे कि आखेट विधि द्वारा चित्रित शैल चित्र को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? नौकर गुंडरा कहा जाता है। यहाँ प्रत्यंचा बाण चढ़ाने का चित्रण है। इस प्रकार से जो बाण पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाला है उसका चित्रण है। इसके अलावा विशाल शिलाखंडी पर असंख्य पंजों के चित्र, युगल मानवकृति के स्थल को बालेराव कहते हैं। तो पहला चीज क्या मिल गया? असंख्य पंजों के चित्र इस प्रकार से। ठीक है, इसके अलावा युगल मानव आकृति के स्थल, उस स्थल को क्या कहा जाता है? तो उसको बालेराव कहा जाता है। इसमें भी आपको चित्रण मिलेंगे बहुत आपके। युगल मानव मतलब एक दो व्यक्तियों का। युगल किसको कहा जाता है? दो। ठीक है, तो युगल मानव का क्या है? मानव आकृति के स्थल, और उसको क्या कहा जाता है? बालेराव कहा जाता है। तो यहां से दो चीज मिल गया। आखेट विधि से चित्रित शैल चित्र को हम लोग क्या बोलेंगे? नौकर गुंडरा। और युगल मानवकृति के स्थल को क्या कहेंगे? बालाराव कहते हैं। ये कहां से प्राप्त हुए हैं? तो खैरखेड़ा से प्राप्त हुए हैं। खैरखेड़ा कहां है? तो कांकेर जिले में है। ठीक है, इसके अलावा दो और स्थल कांकेर के हम लोग अगर देखें, एक है आपका चंदेली जो कांकेर जिले में है, और दूसरा है उड़कुड़ा। चंदेली से क्या प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, चंदेली के शैल चित्रों में संकेत लिपि, प्रकृति प्रेम के साथ साथ छोटे छोटे कद के मानवाकृति व उड़न तस्तरी बनी हुई है। तो चंदेली में एक चीज आपको पता चल गया, यूएफओ के साक्ष्य या फिर मानवाकृति के साथ उड़न तस्तरी का साक्ष्य कहां से मिला है? तो चंदेली कांकेर से। ठीक है, ये पूछा जा चुका है उड़न तस्तरी। छोटे कद के मानवों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में रूहेड़ा कहा जाता था। छोटे कद के मानव या जो बौने होते थे उनको चंदेली इस क्षेत्र में रूहेड़ा कहा जाता था। ठीक है, इसका अस्तित्व इस क्षेत्र में होने का जनश्रुति वयोवृद्धों से ज्ञात होता है कि जो छोटे कद के मानव थे वो इस क्षेत्र में रहते थे। ठीक है, उनको रूहेड़ा कहा जाता था। ऐसा जो वयोवृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनके माध्यम से पता चलता है, जानकारी मिलती है। अगला स्थल है उड़कुड़ा जो कांकेर जिले में है। देखिए, चौड़े पाषाण खंड पर प्राकृतिक रंग से अभिव्यंजित यह शैल चित्र संवेदनशीलता और वैचारिक तल पर गहन अर्थ समेटे प्रतीत होते हैं। यहाँ के शैल चित्रों में उल्लेखित प्रतीत रंग व अंक जीवन में उस दिशा को व्यक्त करता है जब वे उदर पोषण के संघर्ष के बाद उत्सव व्याख्या करते थे। कुल मिलाकर यहाँ के शैल चित्रों में क्या है? जब वो शिकार का मेन दृश्य दिखाया गया है, शिकार करते थे, वो चीजें उड़कुड़ा के में आपको मिलेंगी। उड़कुड़ा कांकेर में उदर पोषण मतलब अपनी भूख की पूर्ति के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगला स्थल है कांकेर जिले का ही गाड़ा गौरी और मोहपुर। गाड़ा गौरी याद रखिएगा, चारामा विकासखंड का यह ग्राम पुरातात्विक धार्मिक पर्यटन के दृष्टि से जिले में महत्वपूर्ण है। यहाँ पहाड़ी के ऊपर पवित्र जल कुंड है। कहाँ? गाड़ा गौरी में। पाषाण में योनि का शिल्प। ठीक, पाषाण में किसका शिल्प? योनि का शिल्प। प्राकृतिक शेष नाग की अनुकृति में चट्टान के अलावा एक स्थान पर छोटे जीव का शैल चित्र बनाया है। छोटे जीव, ठीक है, मिनिएचर आपका शैल चित्र है, जो छोटे छोटे जीव रहेंगे उनका शैल चित्र बना हुआ है। ठीक है, मोहपुर में याद रखिएगा, ये मोहपुर जो है कांकेर जिला के जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी में स्थित मोहपुर नामक ग्राम के छोटी पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर क्या प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर समूह में पंजों के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। देखिएगा, घर में जो पंजे छाप दिए जाते हैं अलग अलग पूजा के अवसर पर, उस प्रकार से यहाँ आदि मानव के द्वारा छापा गया पंजों का शैल चित्र प्राप्त हुआ है। क्लियर है? अगला स्थल है कुलगांव, कांकेर जिले में। कुलगांव याद रखिएगा, कुलगांव के पहाड़ी के ऊंचे पाषाण खंड में वृहद शैल चित्र अंकित है। बहुत सारे शैल चित्र मिले हैं जो पत्थर में चित्र हैं। इन शैल चित्रों में ज्यामिति आकार के अबुझ आकृति, मानव व पशु आकृति, आखेट विधि और पैरों के पंजों के निशान क्या है? अंकित हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हाथ के पंजे सब जगह मिल रहे थे, अब क्या मिल रहे हैं? पैरों के पंजों के निशान। पैरों के पंजों के निशान कहां से मिले? कुलगांव से। इसके अलावा अब ज्यामिति आकार के अबुझ आकृतियां भी कहां से मिली हैं? कुलगांव से मिली हैं। क्लियर है? अगला स्थल है मनकेसरी। मनकेसरी कांकेर जिले में है। मनकेसरी गांव के तालाब के किनारे छोटे गुफानुमा पत्थरों के खोह में शैल चित्र बनाया है। गुफानुमा पत्थरों के खोह, याद रखिएगा, खोह मतलब वही गुफा होती है, उनका जो गड्ढा होता है पत्थरों का,
अंदर जो छेद हुआ रहता है वो गुफा के समान, वहां अंदर में खोह में क्या मिला है, शैल चित्र बना है। इस शैल चित्र में क्या है, तो मानव सवारी पशु आकृति, ये जो मानव किसकी सवारी कर रहा है, पशु की, ठीक है, ये दिखलाता है कि वो पशुपालन कर चुके थे, जैसे घोड़ा है, ठीक है, और दूसरे जो जिसकी सवारी कर सकते हैं, और वो किस रंग से बना हुआ है, तो चटक गेरुआ रंग से बने हुए हैं। शैल चित्र में सम व विषम समूहों के पंजे के शैल चित्र बने हुए हैं। सम यानी कि जो एक समान वाले हैं, विषम मतलब दूसरे अलग अलग, तो मतलब एक ही प्रकार के आपके जो पंजे के समूह है वो नहीं है, अलग अलग मिलते हैं। कोई पंजा बड़ा है, जैसे बड़े बुजुर्ग का पंजा, एक बच्चे का पंजा, स्त्रियों का पंजा, इस प्रकार से उसके शैल चित्र बने हुए हैं। इन चित्रण में उस काल की जीवन शैली व मनोभावों का रेखांकन परिलक्षित होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं अगले जिले, यहां हम लोग देख चुके कांकेर को। अब बात करते हैं कोंडागांव की। याद रखिएगा, कोंडागांव में आपको गढ़धनोरा मिलता है, गढ़चंदेला, राजपुर, ठीक है। गढ़धनोरा में 500 महापाषाण स्मारक जो है ये आपका अलग अलग बुक में मिलता है, तो इसको मैं यहां मेंशन किया हूं, लेकिन याद रखिएगा ऑथेंटिक डेटा जो है वो धनोरा में है, ठीक है। यहां से भी पाषाण स्मारक मिले हैं, ठीक। अब बस्तर जिले में अगर बात करें तो बस्तर जिले में बहुत सारे स्थल आते हैं, जैसे कालीपुर, खड़ाक घाट, घाट लोहांग, माटेवाड़ा, ठीक। कौन कौन सा जगह मैं आपको बोला, कालीपुर, खड़ाक घाट, घाट लोहांग और माटेवाड़ा, ये सारे स्थल जो है प्रागैतिहासिक कालीन अन्य स्थल हैं जो बस्तर जिले में है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं बिलासपुर जिले में। बिलासपुर जिले में याद रखिएगा प्रागैतिहासिक कालीन स्थल में एक स्थल का नाम मिलता है मल्हार। मल्हार में आपको प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने किन किन जगहों के बारे में जाना। रायगढ़ जिले में बोतलदा, भंवरखोल, बेनीपाट, कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना, लेखाभाड़ा, छापामाड़ा, गीधा, सोनबरसा, ठीक है। इसके अलावा चिरचारी, सोरर, करही-भदर, ठीक है, और ये तीनों किसमें थे, तो आपके बालोद जिले में। गढ़धरोरा, गढ़चंदेला, राजपुर, ये कांकेर जिले में, ठीक। कालीपुर, खड़ाक घाट, घाट लोहांग, माटेवाड़ा, ये सब किसमें, तो आपके बस्तर जिले में। इसके अलावा कांकेर जिले में आपको कौन कौन सा मिलता है, ठीक है। कोंडागांव के अलावा कांकेर में गोटी टोला, खैरखेड़ा, चंदेली, गाड़ा गौरी, उड़कुड़ा, मोहपुर, कुलगांव, चंदेली, कुकरादाह और मनकेसरी। इस प्रकार से ये अन्य स्थल हैं जो जिससे हमको पाषाणकालीन आपके या फिर प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख गुफाएं कहां कहां से मिली हैं। तो सबसे पहला जो गुफा है आपको देखेंगे तो सूरजपुर जिले में प्राप्त हुआ है, ठीक है। सूरजपुर के अलावा सरगुजा जिले में, रायगढ़ जिले में, शक्ति जिले में, कोरबा जिले में, कांकेर जिले में और बस्तर जिले में। इन जिलों में प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख गुफाएं प्राप्त हुई हैं। अब उन गुफाओं के नाम भी देख लेते हैं। आजकल पेपर का लेवल जो है वो हाई होते जा रहा है, तो उसके चक्कर में हमको एक्स्ट्रा डिटेल भी देखनी है। कौन कौन सी गुफा है, सबसे पहले अगर बात करें सूरजपुर की जो प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है उस गुफा का नाम है बिलद्वार गुफा। किस जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा सूरजपुर जिले में स्थित है बिलद्वार गुफा, ठीक है। इसके बाद सरगुजा जिले में हमको कौन कौन सी गुफा मिलती है, तो सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, जोगी मारा की गुफा और दरबार गुफा। ये ऊपर की 3 गुफाएं तो आप लोग रामायण काल में भी पढ़ेंगे। दरबार गुफा जो है ये जानने योग्य है, ठीक है। तो ये सब किस जिले में है, तो याद रखिएगा सरगुजा जिले में प्राप्त होती हैं ये चारों गुफाएं, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगी मारा और दरबार गुफा। सरगुजा जिले के बाद अगला जिला है हमारा रायगढ़ जिला, ठीक है। रायगढ़ जिले में आपके प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख 3 गुफा मिलती है। सिंघनपुर की गुफा जो सबसे प्राचीनतम गुफा है, सिंघनपुर की गुफा को क्या कहते हैं, सबसे प्राचीनतम गुफा, ठीक है। कबरा पहाड़ की गुफा, सर्वाधिक जानकारी यहां से प्राप्त हुई है, ठीक है। कबरा पहाड़ से क्या सर्वाधिक जानकारी प्राप्त हुई है। और उसके अलावा तीसरा जो है हमारा बोतलदा की गुफा, सबसे लंबी गुफा मानी जाती है, ठीक है। सबसे लंबी गुफा बोतलदा की गुफा में याद रखिएगा गुप्तकालीन सूर्य मंदिर का भी अवशेष प्राप्त हुआ है यहां से बोतलदार की गुफा से, वो हम लोग गुप्त काल में देखेंगे ये डेटा, खैर अभी बता दिया मैं ये चीज। इसके अलावा हम लोग पहुंचते हैं शक्ति जिले में। तो शक्ति जिले में एक गुफा है रैनखोल की गुफा। कौन सी गुफा, रैनखोल की गुफा शक्ति जिले में स्थित है। इसके बाद पहुंचते हैं हम लोग बस्तर। बस्तर में 2 गुफा याद रखिएगा, कोटमसर की गुफा, बुक में कुटुमसर लिखा रहता है, ये कुटुमसर नहीं है, ये क्या है, ये है कोटमसर की गुफा, ठीक है। कुटुमसर नहीं है, कोटमसर की गुफा है। इसके अलावा बस्तर क्षेत्र में ही आपको मिलता है कैलाश गुफा। ये दोनों गुफाएं भी प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं हैं, ठीक है। इसके बाद अगला आ जाता है हम लोग कोरबा जिले में। कोरबा जिले में याद रखिएगा हाथीमाड़ा की गुफा अरेतरा नामक स्थान पर है और बरहा झरिया जो गुफा है वो छाती बहार नाम के स्थान के पास है।
तो ये दोनों गुफाएं किस जिले की हैं? तो याद रखिएगा कोरबा जिले में मिलती हैं। ये भी क्या है? प्रागैतिहासिक कालीन शैलाश्रय हैं, पाषाणकालीन शैलाश्रय हैं। कौन कौन सा? हाथीमाड़ा जो अरेतरा में है, और बरहा झरिया जो छाती बहार के पास है। ठीक है, आशा है ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। ठीक है, कांकेर जिले में याद रखिएगा जोगड़ा देव गोटी टोला के पास है, और बालेराव खैरखेड़ा में स्थित है। बालेराव गुफा का नाम है, खैरखेड़ा जगह है, जोगड़ा देव गुफा गोटी टोला में है। ठीक है, लास्ट हम लोग देखते हैं रायगढ़ जिले में जो और शैलाश्रय बचे हुए हैं गुफाओं के अलावा शैलाश्रय, तो उषा कोठी। ये उषा कोठी याद रखिएगा वर्तमान में अब रायगढ़ जिले में नहीं आएगा। ये उषा कोठी अब वर्तमान में हम लोग इसको सारंगढ़ जिले में लेके चलेंगे। ठीक है, मैं यहां बताया हूं क्योंकि अभी ऑथेंटिक डेटा रायगढ़ जिले का ही मिल रहा है। वैसे ये जो जगह है ये बरमकिला के निकट में है, उषा कोठी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में चला जाएगा भविष्य में। इसके अलावा लिखा माढ़ा, सिरोली डोंगरी और हाथी जो सोखा मुंडा के पास है, तो ये हाथी नहीं, हाथा, ये सोखा मुंडा के पास है। ये सारी जो शैलाश्रय हैं वो रायगढ़ जिले में स्थित हैं। उषा कोठी को याद रखिएगा, इसको अगर भविष्य में ये किस में आ जाएगा? आपके सारंगढ़ जिले में आ जाएगा, बरमकिला के समीप है ये। ठीक है, आशा ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे अगले पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग जानेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, वैदिक काल, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे।